वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द स्पेशल लेक्चर अपने IIT-JEE का, जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं और स्पेशल टॉपिक है फंक्शंस। जैसे कि आपको बताया था इसके फर्स्ट लेक्चर, जो कि इसमें हमने सेट्स कंप्लीट किया था, कि ये स्पेशल लेक्चर्स जो हैं ये 3 स्पेशल एग्जाम्स के हैं। अगर आप IIT-JEE के लिए मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अगर आप कोई भी टीचिंग एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी टेट दे रहे हैं, जैसे कि CTET, UP टेट, H टेट, जो कि अगले महीने होने वाला है 12 नवंबर को, और UP टेट वो भी जल्दी डेट उसकी आने वाली है, एंड सो ऑन, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और अगर आप DSSS का कोई भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, PRT, TGT, PGT, तब भी आप सही लेवल पर हैं। हम मैथमेटिक्स का इन तीनों ही एग्ज़ाम्स के हिसाब से डिस्कशन इसमें करेंगे। तो पहले लेक्चर में हमने एक ही लेक्चर में पूरा सेट कंप्लीट किया था, तो हम कोशिश करते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन तीनों एग्जाम्स से रिलेटेड, वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करें, ताकि आपको एक ही बारी में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएं और इम्पॉर्टेंट थ्योरी और ट्रिक्स मिल जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट थ्योरी का पार्ट और इंपॉर्टेंट प्रीवियस से क्वेश्चंस, जो कि मैंने अलग अलग जगह से कलेक्ट करके आज डिस्कशन में ऐड करें। ठीक है, तो करें स्टार्ट विद अपना टॉपिक ऑफ फंक्शंस। तो आप सभी को वेरी क्या ऑल द बेस्ट, है ना, आने वाले एग्ज़ाम के लिए, एंड बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप आने वाले एग्ज़ाम से बहुत अच्छा अपीयर करें। और स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन, बाकी की बातें बाद। तो जैसे कि आपको मालूम है, इस लेक्चर का नाम है फंक्शंस। इससे पहले एक प्री रिक्वेस्ट है, आपको मालूम होना चाहिए कि रिलेशन क्या चीज़ होती है। तो मैं मान के चलती हूँ आपको ऑलरेडी रिलेशन आता है, तभी आप फंक्शंस पढ़ रहे हो, ठीक है। पर आपको मालूम है कि मैं कोई चीज़ छोड़ती नहीं, तो लेट्स स्टार्ट विद रिलेशन। इसको जल्दी से थोड़ा सा देखते हैं एंड देन वी मूव टू फंक्शन। फंक्शन एक टाइप का रिलेशन ही होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि मैं बताऊँ रिलेशन क्या चीज़ है। तो अगर मैं कहूँ एक F है, ये रिलेशन है एक सेट A से B तक, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो सबसेट है A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो F फ्रॉम A टू B सेट टू B अ रिलेशन from A to B if F is a subset of A cross B। अब आपको F नाम तो गड़बड़ नहीं लग रहा, F लिखो, इसका नाम R लिखो, जो नाम पसंद में आए। रिलेशन है, मैंने कोई भी नाम लिख दिया, ठीक है। तो F को हम कब कहते हैं? वो रिलेशन है जब वो A क्रॉस B का सबसेट हो जाए, ठीक है। इसका मतलब होता है रिलेशन। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। मतलब एक ऐसा रिलेशन F फ्रॉम A टू B इज सेड टू बी अ फंक्शन। ऐसा रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट की इमेज आए और हर एलिमेंट की यूनिक इमेज आए। तो अ रिलेशन F फ्रॉम A टू B इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम A to B if एवरी एलिमेंट, अगर ये जो A सेट है इसके हर एलिमेंट की इमेज हमें B में मिल जाए। एवरी एलिमेंट इन A हैज़ अ यूनिक इमेज। एक तो हर एलिमेंट की इमेज मिल जाए, और कैसी इमेज मिले? यूनिक इमेज मिले B में। अब यहाँ पर गौर फरमाने वाली दो बातें हैं। कौन सी दो बातें? रिलेशन और फंक्शन में क्या फ़र्क है? अब फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? पहली बात कि हर एलिमेंट इन ए, एवरी एलिमेंट इन ए की इमेज होनी चाहिए, और दूसरी बात यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर हर रिलेशन जो ये वाली बातें सेटिस्फाई करे, उसे हम कह देंगे फंक्शन। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपको अभी एग्जाम्पल देती हूँ जिसमें हम रिलेशंस देखेंगे, और फिर उन रिलेशंस में देखेंगे कौन से फंक्शन है, ताकि ये बात आज एक बार इतनी अच्छे से क्लियर हो जाए कि दोबारा कभी ये बात में डाउट ना आए। ठीक है, कौन से सेट लें? सबसे पहले छोटे सेट से स्टार्ट करते हैं, ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज मैंने ले लिया एक सेट 1 2 3, और B एक सेट ले लिया 1 2, दो सेट ले लिए। मैं बोल रही हूँ इसके बीच में पहले रिलेशंस बनाते हैं। बनाएं, कोई दिक्कत? तो इसके रिलेशंस कैसे बनाएंगे? हमें सबसेट्स बनाने होंगे। A क्रॉस B के कार्टेशियन प्रोडक्ट करना होगा। A क्रॉस B करना सबको आता है। क्या होगा ये? इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, स्मॉल a कॉमा स्मॉल b, ऑर्डर्ड पेयर सच दैट A आ रहा है A से और B आ रहा है B सेट से। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स बताओ, सबको लिखने आते होंगे। तो पहले फर्स्ट पोजीशन पे एक एलिमेंट रखते जाओ। पहले मान लो हमने यहाँ से 1 उठा लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1, और दूसरे सेट से हमने क्या उठाया? पहले 1 उठा लेते हैं। अब पहले वाले सेट से 1 ही उठाए रखो, दूसरे सेट से क्या उठा लो? 2। अब पहले से 1 उठा के क्या दूसरे के पास और कोई चॉइस बची? नहीं बची, तो नेक्स्ट एलिमेंट पे चलो। अब पहले सेट से उठा लो 2, क्योंकि 1 का काम हो गया सारा। अब 2 उठा लो। अब 2 के साथ एक बार सेकंड सेट का 1 प्लेस कर दो, और एक बार सेकंड सेट का 2 प्लेस कर दो।
इसी तरीके से आप फर्स्ट सेट का थर्ड एलिमेंट उठा लो। तो इस तरीके से अगर आप चलोगे तो कभी भी आप कुछ भी मिस नहीं करोगे। तो ये आ गए सारे के सारे एलिमेंट्स अपने A क्रॉस B सेट के। क्लियर है? और आप सबको मालूम है कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आते हैं, आपको देखते ही पता लग होगा 6 एलिमेंट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आते हैं? 6 एलिमेंट्स। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। इसमें कितने एलिमेंट्स थे? 3 एलिमेंट्स थे, इसमें थे 2 एलिमेंट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट्स आ गए। अच्छा, आप लोग को ये पता चल रहा है मैंने ये क्या लिखा है? सेट थ्योरी अगर आपने मेरे साथ पढ़ी है तो बिल्कुल मालूम होगा। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इसे कार्डिनैलिटी भी बोल देते हैं, है ना। नोटेशन में कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? चलो, वेरी गुड। तो ये अपना A सेट है, ये B सेट है, ये A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इसमें इतने एलिमेंट्स है। अभी हमने रिलेशन की कोई बात नहीं करी, अब रिलेशन की बात स्टार्ट करते हैं। अब रिलेशन हमने क्या कहा था? तो अगर हमें रिलेशन निकालना है फ्रॉम A टू B, तो इसका मतलब क्या है? वो सबसेट होना चाहिए A क्रॉस B का। तो A क्रॉस B के सबसेट्स हम कितने बना सकते हैं? तो कितने रिलेशंस होंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम, ये शॉर्टकट लिखा है मैंने, ठीक है ना, ताकि पूरी स्पेलिंग ना लिखनी पड़े। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस। जितने सबसेट हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के उतने रिलेशन बनते जाएंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। और एक सेट के कितने सबसेट्स आ सकते हैं? अगर आपको याद हो, सेट थ्योरी का काम है, हमने किया हुआ है, पर दोबारा याद दिला देते हैं। अगर A कोई भी सेट है, मान लो उसमें n एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, तो फिर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A। पावर सेट क्या होता है? टोटल सबसेट्स ऑफ A का सेट, है ना। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आ जाते हैं? 2 रेज़ पर n। इसका मतलब 2 रेज़ पर कार्डिनैलिटी ऑफ A। तो कितने सबसेट्स होते हैं एक सेट के? जितनी उसमें एलिमेंट्स है उसको 2 की पावर में चढ़ा दो, ठीक है। तो एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि A सेट मेरे पास है, उसमें कितने एलिमेंट्स है? 1, 2, 2 एलिमेंट्स हैं। तो इसके कितने सबसेट्स आएंगे? तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज इक्वल टू कितने? 2 रेज़ पर 2, यानी कि 2 रेज़ पर कार्डिनैलिटी ऑफ A विच इज़ 4। कौन कौन से आ जाएंगे वो भी हम बना सकते हैं। एक तो नल सेट, है ना, इसको हम कहते हैं पावर सेट ऑफ A। सारी सबसेट्स को लिखने का मतलब पावर सेट ऑफ A। तो एक तो आ जाएगा नल सेट, एक आ जाएगा सिंगलटन एलिमेंट 1, एक आ जाएगा सिंगलटन एलिमेंट 2, एक आ जाएगा पूरा का पूरा सेट खुद। ये सब हमने सेट थ्योरी में सीखा हुआ है, इसलिए मैं जल्दी से रिकॉल करवा रही हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो किसी भी सेट A के जिसमें n एलिमेंट्स है, कितने उसके सबसेट्स होते हैं? 2 रेज़ पर n। वापस यहाँ पे आ जाओ। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है A क्रॉस B का सबसेट। तो कितने रिलेशन पॉसिबल हैं? जितने सबसेट पॉसिबल हैं। और कितने सबसेट होंगे A क्रॉस B के? तो A क्रॉस B को पूरा एक नया सेट C मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। तो कितने सबसेट्स होंगे? 2 रेज़ पर कार्डिनैलिटी ऑफ C, है ना। अब C में कितने एलिमेंट्स हैं? जितने A में एलिमेंट्स हैं मल्टीप्लाइड बाय जितने B में एलिमेंट्स हैं, ठीक है। बस इतना ही आंसर है। तो कितने रिलेशन आएंगे? जितने A में एलिमेंट है मल्टीप्लाइड बाय जितने B में एलिमेंट है। इस बात को एज अ फॉर्मूला याद रखो और अपने पर्टिकुलर केस में एग्जाम्पल पे अप्लाई करें अगर हम, तो कितने आ जाएंगे? 2 रेज़ पर A में कितने एलिमेंट है? 3 × 2, दैट इज़ 2 रेज़ पर 6। और कितना होता है 2 रेज़ पर 6? ये होता है 64। यानी कि हम यहाँ पर 64 रिलेशंस बना सकते हैं। अब 64 तो बना के नहीं देखेंगे, कुछ 4, 5, 6 आपको बना के दिखाते हैं ताकि आपको आइडिया लगे, ठीक है। इसका सबसेट बनाते हैं, बनाए। एक काम करते हैं, आपको आसान ताकि रहे, स्क्रीन स्क्रॉल करने के बाद भी देखना। तो इसको नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसके सबसेट्स बनाने हैं, बनाए। तो सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B बनाते हैं। तो पहला सबसेट देखो, R1 नाम रख दो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई भी नाम रख सकती हूँ। R1, R2, R3, R4, 4 सबसेट्स बना के देखते हैं। पहले आपको पता है टोटल 64 बन सकते हैं सबसेट्स। अब हम इतने तो नहीं बना रहे, हम कोई भी अपने हिसाब से बना के देख रहे हैं। 1, 1, 1, 2 सबसेट है कि नहीं? हाँ, 6 में से कोई भी 2 एलिमेंट उठा के रख लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 1, 2, 2 सबसेट है कि नहीं? बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये देखो 1, 1 एक ही एलिमेंट रख लिया तो भी सबसेट है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मैंने क्या किया? 1, 1, 1, 2, 3, 1 एंड 3, 2 कोई भी 4 एलिमेंट्स रख ली। तो ये सारे सबसेट्स हैं A क्रॉस B के, यानी कि क्या ये सारे रिलेशंस हैं? हाँ। तो ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, सारे रिलेशन हैं। तो R1, R2, R3
एंड R4 आर रिलेशंस फ्रॉम A to B। किसी को इसमें डाउट कोई होना तो नहीं चाहिए, नहीं है ना कोई भी डाउट, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो सारे A क्रॉस B के सबसेट है, यानी कि A से B तक रिलेशन है। तो रिलेशंस तो आप समझ गए होगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या आता है, फंक्शन पे आता है। अगर रिलेशन समझ गए, रिलेशन क्या होता है, वो तो एक सबसेट होता है A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें A के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज आए। तो पॉइंट टू बी नोटेड, एवरी एलिमेंट हैज़ इमेज एंड एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज। अब अपने एग्जाम्पल पे वापस जाके देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस हैं। ये हमारे, ठीक है, हमारे सारे सेट लिखे हुए हैं। एक बार जल्दी से यहाँ पर A और B दोबारा लिख लेते हैं। तो A सेट क्या था हमारा 1, 2, 3। B सेट क्या है अपना 1, 2। अब A सेट जब भी फंक्शन जा रहा है वो किससे जा रहा है, A सेट से B सेट तक जा रहा है। तो जो फर्स्ट सेट होता है उसको क्या कहते हैं, डोमेन, और सेकंड सेट को क्या कहते हैं, को डोमेन। ठीक है, नाम भी याद रख लेते हैं। तो इसका नाम है डोमेन, इसका नाम है को डोमेन। कोई दिक्कत? अब फंक्शन है कि नहीं चेक करते हैं, कौन कौन से फंक्शन यहाँ पे बन सकते हैं। अब फंक्शन के लिए आपको 2 कंडीशन याद हो गई। डेफिनेशन हमने कौन सी लिखी थी, पहली बात यानी कि A सेट यानी कि डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज आनी चाहिए, यानी कि उसका रिलेशन होना चाहिए किसी के साथ। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो तीनों एलिमेंट्स का किसका रिलेशन होना चाहिए। पहले रिलेशन के पास जाते हैं, हम इसके पास गए, हमने कहा अच्छा हमें देखना है कि तीनों एलिमेंट्स का रिलेशन है या नहीं। तो 1 का रिलेशन है, हाँ, पहले सेट के 1 का रिलेशन दूसरे सेट के 1 के साथ है, तो 1 का रिलेशन तो है। अब 1 का एक और रिलेशन है, हमने क्या कहा, एवरी एलिमेंट शुड हैव एन इमेज एंड एवरी एलिमेंट शुड हैव 1 इमेज। इसकी तो 2 रिलेशन आ गए, 1 की एक इमेज तो 1 आ गई और दूसरी इमेज 2 आ गई, यानी कि यहाँ पे फंक्शन नहीं बन सकता। एक तो ये गड़बड़ी हुई कि इसमें क्या हो गई, एक एलिमेंट की 2 इमेज आ गई, ये गलत बात है। दूसरी बात क्या गलत है, क्या इसमें 2 के लिए हमें कोई इमेज मिल रही है, 2, समथिंग कुछ लिखा है, नहीं लिखा, तो 2 के लिए कोई इमेज नहीं मिल रही। क्या इसमें 3 की कोई इमेज मिल रही है, 3, समथिंग कुछ लिखा है, नहीं मिल रहा, तो इसलिए फंक्शन नहीं है। तो R1 फंक्शन नहीं है। अब जल्दी से R2 चेक करके बताओ क्या वो फंक्शन है। तो देखते हैं, इसमें 1 की इमेज 1 है, हाँ, 1 की एक इमेज है, ठीक है, 2 की इमेज 2 है, 2 की एक इमेज है, ठीक है, पर क्या कोई 3 की इमेज मिल रही है, नहीं मिल रही, ये भी फंक्शन नहीं है। अब लास्ट ये वाला देखते हैं, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, R3। इसमें आप देखोगे 1 की इमेज 1 मिल रही है, ठीक है, एक की इमेज मिल रही है, यहाँ तक ठीक है, पर 2 और 3 की तो कोई इमेज नहीं है, ना तो 2 की इमेज है ना ही 3 की इमेज है, तो फिर गड़बड़ हो गई बात। अब R4 की बात करते हैं। R4 में आप देखोगे इसमें 1 की एक इमेज है और 1 की एक और इमेज आ गई, 3 की एक इमेज है, एक और इमेज आ गई, तो गड़बड़ हो गई ना, 2 एलिमेंट्स की 2 इमेज और 2 की इमेज ही नहीं है कोई। तो आप देखो कि इनमें से कोई भी फंक्शंस नहीं है, ना तो R1 ना R2 और ना ही R3। तो इनमें से कोई भी फंक्शन नहीं है। R1, R2 एंड R3 एंड R4 आर नॉट फंक्शंस फ्रॉम A to B। ठीक है, अब हम फंक्शन भी 1-2 बना के दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको पता लगे कि फंक्शन भी बनेंगे, है ना, कुछ तो फंक्शन भी होगा। अब A और B आपके सामने है और A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपके सामने लिखा है। अब फंक्शंस बनाते हैं कुछ, R5, R6। अब देखो इसके बारे में आपका क्या कहना है, 1, 1, 2, 1 एंड 3, 1। अब बताओ क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। एंड दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 1, 2, 2, 1 एंड 3, 2। क्या ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, अब डोमेन और कोडोमेन याद है ना, नहीं याद तो दोबारा से लिख लेते हैं। अपनी डोमेन क्या थी, A सेट 1, 2, 3, और इससे किस सेट पे जा रहा था, B सेट पे, वो था 1, 2। तो पहले चेकिंग क्या करनी होती है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज मिले। क्या 1 की इमेज मिल रही है, 1 बिल्कुल मिल रही है, 2 की इमेज मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, 3 की इमेज मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। तो पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया कि एवरी एलिमेंट हैज़ एन इमेज। दूसरा पॉइंट, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, किसी की 2 तो नहीं इमेज, 1 की भी एक है, 2 की भी एक है, 3 की भी एक है, बिल्कुल ठीक, यानी कि ये फंक्शन है। अब ये देखो R6, क्या 1 की इमेज मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, 2 की इमेज मिल रही है, 3 की इमेज मिल रही है, क्या सबकी एक ही इमेज है, बिल्कुल। तो दोबारा से दोनों पॉइंट सेटिस्फाई, यानी कि ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। तो R5 और R6 ये रिलेशंस तो हैं ही, क्योंकि हर सबसेट A क्रॉस B का रिलेशन तो होता ही है, पर साथ में ये फंक्शन भी है। आर रिलेशंस फ्रॉम A to B
एंड दे आर ऑल्सो फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ऐसे रिलेशंस हैं जो फंक्शन होने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर है? ये बहुत ही बेसिक लेवल पे हमने फंक्शन और रिलेशन को समझा। अगर आप फंक्शन रिलेशन अच्छे से समझ पाएँ उसको, तो बस अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं फंक्शंस को और अच्छे से समझने। अब फंक्शंस को हम लिखने का टाइप समझते हैं। अभी हमने आपको जो सिखाया उसे कहते हैं फंक्शंस को इन टर्म्स ऑफ सेट डिफाइन करना। तो आप सेट के टर्म्स में तो फंक्शन को डिफाइन करना सीख गए, पर आमतौर पर जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे इस तरीके से आपके सामने फंक्शन नहीं आएगा ज़्यादातर। तो किस तरीके से आएगा? अब आपको फंक्शन डिफाइन करना सिखाते हैं। तो फंक्शन बहुत तरीके से डिफाइन करा जा सकता है, जैसे कि हमने अभी आपको एक फंक्शन दिखाया था, एक और फंक्शन दिखाते हैं। सपोज मैं कहूँ इंटीजर सेट ले लिया मैंने एक, और एक सेट मैंने ले लिया रियल नंबर्स, है ना। ये मेरी डोमेन है, ये मेरी को डोमेन है, और मैंने फंक्शन क्या डिफाइन कर दिया, मैंने कहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। क्या कहते हैं इसे? आइडेंटिटी फंक्शन। सबको याद होगा ये। तो ये फंक्शन क्या है? ये कैसा फंक्शन है? ये क्या कर रहा है? क्या इंटीजर की हर एक एलिमेंट की इमेज यहाँ पर आ रही है? बिल्कुल। ये क्या कर रहा है? हर इंटीजर को उसी इंटीजर पे भेज रहा है, और सबकी एक ही इमेज आ रही है। बिल्कुल। तो ये फंक्शन है। अब इसको लिखने का तरीका सीखते हैं। दिस इज़ वन वे टू राइट द फंक्शन। ठीक है, इसे कहते हैं एक्सप्लिसिटली फंक्शन को डिफाइन करना। इसी को लिख सकते हैं हम दूसरे तरीके से। कैसे? ऐसे लिख सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, अब मैपिंग करेंगे। हम कह रहे हैं एफ गोज फ्रॉम इंटीजर्स टू रियल नंबर सच दैट एफ इज इक्वल टू, इस तरीके से। अब सेट के टर्म्स में दोबारा से लिखते हैं। इंटीजर, एक तो जीरो इंटीजर है, तो जीरो गोज टू जीरो। ठीक है, जीरो के साथ कोई और तो नहीं आएगा ना, जीरो जीरो पर ही जा रहे। वन गोज टू वन, माइनस वन गोज टू माइनस वन। ठीक है, फिर टू गोज टू माइनस टू, टू गोज टू टू, एंड माइनस टू गोज टू माइनस टू। फिर थ्री गोज टू थ्री, एंड माइनस थ्री गोज टू माइनस थ्री। इस तरीके से समझ में आ रहा है ना। इसे कहते हैं सेट के टर्म्स में फंक्शन को डिफाइन करना, जो हमने अभी पहले सीखा भी था। इसी का एक और तरीका सीखते हैं। अभी दो तरीके सीखे आपने सेम एग्जाम्पल के। ये पहला मेथड है, ये है दूसरा मेथड। अब सीखते हैं इसी का तीसरा मेथड। काफ़ी मोटा हो गया ना, तो थोड़ा पतला लिख लेते हैं। तीसरा मेथड और फिर चौथा मेथड। इसे कहते हैं एक्सप्लिसिटली फंक्शन को डिफाइन करना, एक्सप्लिसिट डेफिनेशन। इसे कहते हैं इन टर्म्स ऑफ सेट डिफाइन करना फंक्शन को। अब देखो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से फंक्शन को लिख सकते हैं? इस तरीके से कि हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या काम करता है। ये ज़ीरो को कहाँ मैप करता है? ज़ीरो मैप्स टू ज़ीरो, वन गोज़ टू वन। तो एक ऐसा फंक्शन इंटीजर से रियल नंबर्स तक जो ज़ीरो को मैप कर रहा है ज़ीरो पर, वन को वन पर, माइनस वन को माइनस वन पर, टू को टू पर। समझ रहे हो? दिस इज़ अनदर वे। इसे कहते हैं इमेज के टर्म्स में डिफाइन करना फंक्शन को। हमने उसकी एक एक इमेज लिख के दिखा दी। और लास्ट जो होती है वो होती है वेन डायग्राम के टर्म्स में। ये बहुत ज़्यादा आपने सेट थ्योरी के वक्त सीखा होगा, और इससे चेकिंग बहुत आसान होती है। पर ये ज़्यादातर फाइनाइट के केसेस में, जब फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन दोनों फाइनाइट सेट्स हो, तभी लगाना आसान होता है। ये किस प्रकार से होता है आपको बताते हैं ज़रा। इस तरीके से, ठीक है। इसमें हम दो सेट्स को इस तरीके से क्या करते हैं, सर्कुलर नोटेशन में, कुछ भी सेट के नोटेशन में लिख देते हैं। अब इसमें हम एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे? यहाँ पे सारे डोमेन के एलिमेंट्स, यहाँ को डोमेन के एलिमेंट्स, इसके बीच में फंक्शन एफ जा रहा है अपना, और एफ क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन का काम कर रहा है। तो ज़ीरो, वन, माइनस वन, यहाँ पे सारे इंटीजर्स जितने भी लिख देंगे इस तरीके से। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? सारे रियल नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, पर हम यहाँ पे पहले इंटीजर्स वाले लिखेंगे, और बाकी के भी यहाँ पे लिख देना। √2, √3 सारे लिख दो, इसी सेट में सारे हैं। ठीक, सारे बैठे हुए हैं। अब ज़ीरो जा रहा है ज़ीरो पर, ज़ीरो पे मैप कर दो। वन जा रहा है वन पर, इस पर मैप कर दो। माइनस वन पे जा रहा है। इस तरीके से पर्टिकुलर एलिमेंट पर मैप करके उसको मैप करना, है ना। दिस इज़ द वे। इसे कहते हैं वेन डायग्राम के थ्रू मैप करना। तो इन सभी नोटेशन से हम फंक्शन को क्या कहते हैं, डिनोट कर सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हम यूज़ करेंगे वो ये वाली नोटेशन है। बाकी सारी नोटेशन जो है वो ज़्यादा, है ना, बेसिक फॉर्म में काम आती है। इसी नोटेशन को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक ठीक है? फंक्शन क्या होता है क्लियर हो गया पक्का? एक आधा क्वेश्चन दिया जाए। अगर रिलेशन और फंक्शन में आप डिफ्रेंशिएट कर पाए हो तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके सामने। तो IIT-JEE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लिखें क्वेश्चन फिर आपके सामने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चन को तो मेरे को ईयर वाइज मैंने शायद नोट कर रखा हो, तो मैं उनकी ईयर्स भी आपको बता दूंगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही याद रह जाते हैं, तो पर हाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस
ऑन ए। ऑन ए का क्या मतलब है? इसका मतलब है ए सेट से वापस ए सेट पर ही, यानी कि डोमेन और कोडोमेन सेम है। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन से फंक्शंस बन जाएंगे, और आपके सामने 4 ऑप्शन है। अभी मैं लिखती हूँ, जब तक मैं लिख रही हूँ आप दिमाग लगाते रहिए और फिर फाइनल आंसर बताना। ठीक है, पहला आपके पास सेट है, इस सेट में क्या भेजें हम? x, y सच दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, और x, y सच दैट x प्लस y इज इक्वल टू 5। x, y such that x is less than y, x, y such that x is less than y plus 1। चलो बताओ, आपको बताना है इनमें से कौन से फंक्शंस हैं। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब आपको मालूम है कि आपको पहचानने की फंक्शन है कि नहीं है, यानी कि आपको देखना है कि सबसे पहले रिलेशन तो सारे होंगे ही, आपको देखना है कौन सा ऐसा है जिसमें 2 कंडीशन चेक करनी है। एक जिसमें डोमेन से कोडोमेन तक हर एलिमेंट की इमेज आ रही है, और दूसरी कंडीशन हर एलिमेंट की यूनिक इमेज आ रही है। तो ये दोनों बातें चेक करनी है। करें चेकिंग? तो आप लोग अपना आंसर बताइए क्या आ रहा है आपका, और साथ में हम करते हैं चेकिंग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कोई बताना चाहेगा? तो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल बताएं, बी पार्ट। बाकी सारे फंक्शंस नहीं हैं। ठीक है ना, तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बाकियों को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट देखोगे ये क्या कह रहा है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ही लेंगे। ये तो बिल्कुल सेट के थ्योरी के टर्म्स में बिल्कुल ईजी उन्होंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी है। तो आप देखोगे इसने क्या कहा है, वो सारे x, y सच दैट f(x) इज ग्रेटर देन 1। f(x) इज ग्रेटर देन 1, इसका क्या मतलब है? ये बेसिकली बोल रहा है कि आप x एलिमेंट उठाते जाओ सेट A से, और y एलिमेंट भी उठाते जाओ सेट A से, और इस तरीके से उठाते जाओ कि f(x) यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है ना, f(x) को हम y भी कह सकते हैं, ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 आ रही है। इसने ये तो बताया ही नहीं कि x की इमेज क्या आएगी, x किससे रिलेटेड है ये बताया कि यहाँ पे नहीं, तो ये तो रिलेशन भी नहीं है, तो फंक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी कि कभी हो सकता है कि रिलेशन भी ना दे फंक्शन, ये तो रिलेशन नहीं है, तो ये फंक्शन तो क्या होगा, तो ये पार्ट गलत है। बी पार्ट पे चलते हैं। चले, बी पार्ट क्या कहता है? बी पार्ट कहता है इस तरीके से आप x, y उठाएं। किस तरीके से? सच दैट x प्लस वाई करके 5y। ठीक है, अब इस तरीके से उठाते हैं। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बना सकते हैं आप, तो पहले a, b कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएं अगर आप, सच दैट a इज कमिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड b इज कमिंग फ्रॉम 1 2 3 4। अब इसका आप सबसेट बनाएं। इसका ये सबसेट, ये बेसिकली इसका नाम हम रख लेते हैं a2, रख लेना, पहले वाले सबसेट का नाम रख लेते हैं a1। तो a1 भी सबसेट था इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, a2 भी इसी का सबसेट बनाने की कोशिश करें हम। अब a2 बेसिकली क्या है, उसमें इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जिसमें x प्लस वाई करके 5y। ठीक है, तो x की वैल्यू हम उठाते जाते हैं और आपको बताते जानी y की वैल्यू क्या आएगी। अगर आप इसमें देखो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस x। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ 1, है ना, डोमेन के पॉइंट्स उठाते जाओ, तो डोमेन के पॉइंट x की वैल्यू अगर 1 उठाई तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 1 दैट इज़ 4। अच्छा, अगर मैंने डोमेन से पॉइंट उठाया 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 2 दैट इज़ 3। अगर मैंने डोमेन से पॉइंट उठाया 3, तो क्या आएगी, 5 माइनस 3 दैट इज़ 2। अगर मैंने x की वैल्यू रखी 4, तो 5 माइनस 4 दैट इज़ 1। और तो कोई वैल्यू है नहीं ना डोमेन में, तो डोमेन के सारे पॉइंट्स हमने लिख के देख लिया और सेटिस्फाई हो गई। तो ये वाला पार्ट बन गया A2। तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है बी पार्ट में कि जो A2 सेट है क्या ये फंक्शन बनेगा। तो अब चेकिंग आपको करनी आती है, करो चेक। तो चेकिंग आप करोगे तो क्या 1 की इमेज है, हाँ तो 1 की इमेज है, 2 की इमेज है बिल्कुल, 3 की इमेज है, हाँ 3 की इमेज भी है, 4 की इमेज है, सबकी इमेज है, सबकी एक एक इमेज है बिल्कुल। तो एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज़ एन इमेज एंड एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इमेज। तो ये फंक्शन है, तो बिल्कुल ये फंक्शन बन गया। अब चेक करते हैं x, y सच दैट x इन लेस देन y। ठीक है, अब कोई बताना चाहेगा सी और डी पार्ट के बारे में, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। सी और डी पार्ट फंक्शन नहीं है, पर ये दोनों रिलेशंस बनने के काबिल हैं, ये देखते हैं अभी। ठीक है नहीं, वो भी देख लेते हैं, पहले देखते हैं। अब इसका नाम रख लेते हैं A3,
और इसका नाम रख लेते हैं A4। ये दोनों भी इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स हैं। A3 में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे बताते जाओ। तो A3 में वो एलिमेंट्स आएंगे जिसको हम इस तरीके से ऑर्डर टपल में लिखें और यहाँ से डोमेन के एलिमेंट्स उठाते जाएं सच दैट x क्या आता जाए लेस देन y आता जाए, ठीक है ना। तो मैंने अगर x सपोज 1 उठा लिया तो इससे बड़ा y होना चाहिए। इससे बड़ा y कौन हो सकता है? 2 भी हो सकता है। 1 के साथ क्या कोई और पॉसिबिलिटी है इससे बड़ा y हो? हाँ, इससे बड़ी पॉसिबिलिटी देखो ना सेट में जाके। हाँ, 3 भी हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है सेट में से? हाँ, 4 भी हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, और कोई नहीं है। अगला एलिमेंट 2 उठाओ, 2 से बड़ा एलिमेंट 3 हो सकता है और 2 से एक और बड़ा एलिमेंट 4 हो सकता है। अगला एलिमेंट 3 उठाओ, 3 से बड़ा एलिमेंट 4, बस और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो इसमें 6 एलिमेंट्स आ गए। अब चेकिंग करके बताओ कि ये फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। करें चेकिंग। क्या 1 की इमेज आ रही है? बिल्कुल। 2 की इमेज आ रही है? बिल्कुल। 3 की इमेज आ रही है? हाँ। पर 4 की तो कोई इमेज है ही नहीं। तो इसी पॉइंट से पता लगता है कि फंक्शन नहीं है। पर आगे दूसरी बात भी फेल कर रहा है। दूसरी बात क्या? 1 की देखो 3 इमेज आ रही है, ये तो बहुत गलत बात है। अगर आनी चाहिए तो यूनिक इमेज आनी चाहिए, तो यानी कि ये फंक्शन नहीं है। हेंस A3 इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। सिमिलरली E4 को भी आप चेक करेंगे, भी फंक्शन नहीं आएगा। आपको पता लग रहा है इनइक्वालिटी होती फिर से वही वाली बात यहाँ पर आ जाने वाली है। तो वी कंक्लूड कि ओनली बी पार्ट इज करेक्ट, सिर्फ वो फंक्शन है। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया हो। पक्का? चलो फिर आपकी अब कुछ थोड़ी सी क्या कहते हैं बेसिक जनरल नॉलेज चेक करते हैं। एक और क्वेश्चन देते हैं। अब फंक्शन बहुत टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के है ना। या क्वेश्चन देने से पहले थोड़े से फंक्शन के दर्शन करा दें। आपने ये देखा होगा इनमें से कौन कौन से फंक्शन हैं। चलो देखते हैं। मैं वैसे तो क्वेश्चन ही लिखना चाही थी, पर थोड़े से फंक्शन के दर्शन करा लेते हैं ताकि अगर आपको बाय चांस नहीं याद तो आपको याद हो जाए। अब बहुत सारे फंक्शंस आपने देखे होंगे, जैसे कि अभी हमने दिखाया आपको एक f गोइंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर के एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल अभी हमने दिखाया था f(x) = x, इसे कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसी तरीके से मैं कहूँ f(x) goes to 2x + 3, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लीनियर फंक्शन। इसकी जगह कोई भी a × x + b होता, जहाँ पे a और b कोई भी रियल नंबर्स होते तो वो भी फंक्शन बन जाता, ठीक है। ये लीनियर फंक्शन हो गया, लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया। अब मैं कहूँ f(x) goes to x², तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल हो गया। और इसकी शेप कैसी आती है? इसकी शेप आती है लाइन जैसी, ये भी लाइन आती है। ये कैसा आता है? ये पैराबोला जैसा बन जाता है, ठीक है। ग्राफ की भी नॉलेज बहुत होनी चाहिए। जिसको भी ग्राफ में थोड़ी बहुत भी कमज़ोरी है बिल्कुल बेफिक्र रहें, आने वाले 3rd लेक्चर में हम ग्राफ्स पढ़ेंगे और इतने अच्छे से कि उसके बाद आपको ग्राफ से डर लगना ख़त्म और ग्राफ से बहुत अच्छे लेवल की दोस्ती हो जाएगी, ठीक है। तो ये पैराबोला फंक्शन है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने देखे होंगे। पैराबोला का भी जनरल आप बना सकते हो इस तरीके से ax² + bx + c। इसमें a और b और c आप कोई भी रियल नंबर्स रख लो तो एक पक्का फंक्शन फिर भी बनता जाएगा और पैराबोला ही इसकी शेप नेचर वैसी ही होगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस तरीके के आपने देखे होंगे, sin x, cos x या फिर cos x, है ना, या फिर tan x, sec x, cot x, cosec x एंड सो ऑन, ठीक है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने देखा होगा, f(x) = e⁻x। ई क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, उसकी पावर करते जाओ। तो मैं इसमें f(1) आपसे पूछूंगी तो क्या आ जाएगा? e⁻1। इसमें f(0) पूछूंगी तो क्या आ जाएगा? e⁻0, दैट इज़ 1 एंड सो ऑन। इसी तरीके से लॉगरिथमिक फंक्शन होता है log(x) एंड सो ऑन। फंक्शंस की दुनिया तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। mod(x) भी एक फंक्शन होता है, इसे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हैं। ये हर वैल्यू को पॉजिटिव करके बाहर निकालता है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इस तरीके से कि अगर नंबर पहले से पॉजिटिव ही है तो वैल्यू वही आ जाएगी, अगर नंबर नेगेटिव है ना, तो वैल्यू को दोबारा से एक और नेगेटिव साइन लगा दो। जैसे कि अगर मैं कहूँ mod(-2) बताओ तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव कर दोगे इसको, तो इसका मतलब क्या होगा? आपने एक और माइनस साइन लगा दिया, दैट इज़ पॉजिटिव आ गया। मैं अगर आपसे पूछूँ mod(2) बताओ, ये तो पहले ही पॉजिटिव है तो एज इट इज़ आ गया। तो जो पॉजिटिव है वो एज इट इज़ आ गया, जो नेगेटिव है उसके आगे एक और नेगेटिव लगा के उसको पॉजिटिव कर दिया। दिस इज हाउ वी डिफाइन mod(x). इसे एक्सप्लिसिट डेफिनेशन कहते हैं। तो एक्सप्लिसिट डेफिनेशन ही सारी फंक्शन की काम आती हैं। अब आपको थोड़ा सा हमने ऐसी याद दिला दिया, फंक्शंस की दुनिया से थोड़ा याद दिला दिया कि हाँ भाई फंक्शंस की दुनिया बहुत बड़ी है। अब आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं, वेरी ईजी पर गुड क्वेश्चन, अगेन पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, f(x) को आप मान के चल लो, क्या मान के चलें? cos ऑफ log x, ठीक है। देखते हैं हमारे पास cos ऑफ log x लें या cos ऑफ sin x लें। चलो cos ऑफ log x ले लेते हैं और फिर आपको बतानी है देन f of x
इंटू एफ ऑफ वाई माइनस 1/2 ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स बाय वाई। इसकी वैल्यू बतानी है, कुछ नहीं है, एक आपको फंक्शन पहले से बता दिया, आपको बस एक जनरल सी टर्म की वैल्यू बतानी है। देन दिस इज इक्वल टू, बताओ क्या आएगी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में, क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव पेपर है। आपकी कैलकुलेशन चेक करें, बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। अभी तक कोई नॉलेज जो हमने यूज़ करी उसमें से कुछ नॉलेज का ज़्यादा आपको ज़रूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन करके दिखानी है। और आपके ऑप्शंस हैं 0, 1/2 एफ एक्स इंटू एफ वाई। आराम से कैलकुलेशन करो और आंसर बताओ, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, और लास्ट ऑप्शन है आपका नन। ठीक है, चलिए बताइए आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, पर मेरे को ये क्वेश्चन बहुत पसंद है। मतलब इसमें ना ऐसे एग्जाम से बहुत आसान तरीके से आपकी कैलकुलेशन चेक करी जाती है। तो कैलकुलेशन फास्ट है, कैलकुलेशन अच्छी है, तो आपके बहुत अच्छे से नंबर आएंगे। करें फिर डिस्कस, आंसर किसी को आता है तो बताएं, वरना फिर डिस्कस तो हम करेंगे। चलो करते हैं डिस्कस। क्या करना है, कुछ नहीं, इस एक्सप्रेशन में पुट करते जाओ वैल्यू। तो हम करें एलएचएस पे स्टार्ट, एफ एक्स इंटू एफ वाई, यानी कि कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ वाई। यहाँ तक ठीक है, आगे करते हैं। माइनस 1/2, अब ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है उसको लिखते हैं यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि कॉस ऑफ एक्स इंटू वाई का फंक्शन बन गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो लॉग ऑफ एक्स वाई प्लस कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स बाय वाई। सही है यहाँ तक। इसके आगे क्या करना है, इसके आगे काम करती है लॉग फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे आपके सामने लिख देते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं 2-3, यहाँ पे तो 2 ही यूज़ होंगी, पर मैं तीनों यहाँ पे बता देती हूँ आपको। तो लॉग ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। ऑफकोर्स ए और बी कैसे नंबर्स होने चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्योंकि उसकी डोमेन ही जो है 0 से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, आगे अगर मैं कहूँ लॉग ऑफ, ये ए इंटू बी था, स्टार है ना, लॉग ऑफ ए बाय बी, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, है ना। ऑफकोर्स ये बात एज इट इज़ कैरी ऑन। एंड अगला है अपने पास लॉग ऑफ बी, और साथ में इसके m आगे कोई नंबर लगा हुआ है, तो क्या होता है, बहुत ही कमाल की बात होती है कि ये b के पावर में ही m चली जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग की जो आपको आनी चाहिए, बस वही यहाँ पे लगानी है। तो इसको भी एज इट इज़ लिख देते हैं, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, और यहाँ पे कॉस ऑफ लॉग ऑफ वाई माइनस 1/2। अब देखो हमें ना कॉस ए इंटू कॉस बी का भी फॉर्मूला आता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में होता है। पर यही इन कैलकुलेशंस की इंपॉर्टेंट बात पता है क्या होती है, आपको यही सोचना होता है कि कौन सा स्टेप लगाना है। इसलिए आपको बहुत बार बोला जाता है कि जितने ज़्यादा आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आंसर में अटक जाओगे, नहीं जल्दी। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आंसर देखना 2 स्टेप में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं हूँ यहाँ पर, इसलिए टीचर्स हैं, इसलिए आपको बताते हैं, इसलिए किताबें हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे प्रोसीड करना है। वरना इस लेवल तक अगर आपने बैचलर्स इन मैथ्स कर लिया, MSc इन मैथ्स कर लिया, तो आपको इतनी नॉलेज तो हो जाती है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ना। नाउ इट्स अबाउट कि आपकी कितनी ज़्यादा अच्छी अप्रोच है। और जो लोग यहाँ पे IIT JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने 11th-12th की मैथ्स बहुत अच्छे से करी है, तो उनको भी काफ़ी हद तक इन क्वेश्चन को टैकल करना आता है। पर हाँ, उसके बाद भी अगर आप इसकी फास्ट अप्रोच निकाल पाओ, वही मस्त बात है। चलो फिर, अब लॉग ऑफ एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई, यानी कि किसको लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आपको देखना है कि आपको इस फॉर्मूले को फिर से कोई आपके पास क्वेश्चन है, कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगाना है या इस फॉर्मूले को एक्सपैंड करना है। तो आपको दिख रहा है कि ये वाले फॉर्मूले शायद एक्सपैंड होकर आपस में कटने के चांसेस रखते ही हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बिल्कुल। तो क्या फॉर्मूला होता है, इसका वही लगाते हैं। तो ये वाले टर्म्स एज इट इज़ कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ रहा है, वरना एग्जाम में जो टर्म एज इट इज़ रहता है उसको लिखने की क्या ज़रूरत है, आप है ना डबल कॉलम्स लगा दो। पर हम तो यहाँ पर लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए एग्जैक्टली। ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ऑफ ए यानी कि कॉस ऑफ लॉग एक्स
इंटू कॉस ऑफ बी यानी कि कॉस ऑफ लॉग वाई माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू साइन ऑफ लॉग वाई। ये अभी हमने किसको एक्सपैंड करा है, सिर्फ इस वाले पार्ट को, यहाँ से यहाँ तक। अब दूसरे पार्ट को एक्सपैंड करते हैं, कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, वो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स कॉस ऑफ लॉग वाई प्लस साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू साइन ऑफ लॉग वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सबको याद है? नहीं याद तो एक बार लिख देते हैं ताकि गलती से भी याद ना हो तो रह जाए। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी अगर हम करते हैं तो क्या आता है, ये आता है कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे इसका साइन उलट कर आंसर आता है, और अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो, कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ पर उल्टा साइन फिर से आ जाएगा प्लस। ये लिखने का तरीका समझ में आया? तो जब यहाँ पे प्लस तो ऊपर यहाँ पे माइनस, जब यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, चलो ये आ गया फॉर्मूला। अब आपको देख के ही पता चल रहा होगा कुछ टर्म्स यहाँ पे डायरेक्टली कट रहे हैं, साइन वाला पेयर कट गया, और ये दोनों सेम टर्म है तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं इंटू टू करके, और एक 1/2 बाहर है तो इंटू टू कट जाएगा, और ये सेम टर्म ही यहाँ पे लिखी हुई है। आंसर इज 0। तो मैंने आपको कहा था कि इसके बाद 2 स्टेप लगेंगे, एक स्टेप ये लगा, एक स्टेप ये तो मैंने आपको फॉर्मूला वगैरह इतने बताया, वरना ये क्वेश्चन 2 स्टेप का क्वेश्चन था, एंड योर आंसर इज 0। फर्स्ट पार्ट आसान क्वेश्चन था, पर आपको अच्छा लगा होगा करके, क्योंकि आपने देखा इतना आसान क्वेश्चन पर फंक्शंस का क्वेश्चन, इसमें आगे के कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये जो लॉग के फॉर्मूला, ये भी आप आगे सीखोगे फंक्शंस जब आप कॉन्टिन्यूटी वगैरह पढ़ोगे, और ये जो फॉर्मूला है ये आप ट्रिग्नोमेट्री में सीखोगे। तो आपने देखा कि एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो सारे कंसेप्ट को आपको आना चाहिए, बहुत ज़रूरी बात है। चलो क्वेश्चन समझ में आया, आगे चलें। अगर फंक्शन वाले कंसेप्ट से थोड़े से आप क्या कहते हैं मुतमईन हो गए हैं, आपको लगता है कि हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन पे चलेंगे। ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लेट दोबारा से प्रीवियस से क्वेश्चन, C, D belong to rational numbers, then f function which is defined from integers to integers such that f of x is equal to, ठीक है, ax plus b times x square plus c times x cube plus d is a well-defined function then d comma a plus b plus c are पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। अब जो क्वेश्चन है ना वो ऐसा ही मिलता जुलता पक्का प्रीवियस में आएगा। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देती हूँ ताकि ज़्यादा मज़ा तो आए ना, ताकि अगर आपने पेपर सॉल्व भी करा हो तो भी आपको थोड़ा सा नया क्वेश्चन लगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सोच के लिखती हूँ। रैशनल इंटीजर्स और क्या ऑप्शन दे, रियल नंबर्स। आपको बेस्ट आंसर देना है ना, हो सकते हैं एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लग रहे हो, पर आपको बेस्ट आंसर देना है ना। बेस्ट आंसर कौन सा होता है? ऐसे चॉइस जो कि बाकी सबको इम्प्लाई भी कर रही हो, यानी कि अगर 3 ऑप्शन सही हैं तो अगर एक चॉइस बाकी दोनों को भी अप्लाई करी है, यानी कि एक चॉइस कहती पता लग रहा है कि बाकी दोनों भी सच हैं, तो वो सही है। कोई भी सही नहीं है तो नन चूज़ करो, 2 सही है तो है ना, इस तरीके से चूज़ करना है जो बेस्ट है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज़ करना होता है हमेशा, अगर एक से ज़्यादा सही है, क्योंकि आपको मालूम है आपको एक ही ऑप्शन टिक करके आना है। कोई भी सही नहीं है तो नन सेलेक्ट करना है। चलें फिर करें क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इन्होंने कहा ये फंक्शन है आपके पास वेल डिफाइंड। आप जैसे ही इसको देखोगे फंक्शन तो आपको लग ही रहा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। हाँ बिल्कुल फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छी बात क्या है इसमें? अच्छी बात है कि ये कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट आपसे पूछना चाह रहे हैं। क्या? कुछ नहीं, फिर से कैलकुलेशन आपसे पूछ रहे हैं डी क्या है और a प्लस बी प्लस सी कैसे नंबर्स है, इतना सा पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो बता दो इनको क्या है, कैसे पता लगेगा ये? अब ये फंक्शन है, ये इंटीजर से इंटीजर्स तक है। सिर्फ इतनी सी बात नोट करो, हमेशा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करा करो। उन्होंने कहा
4 रैशनल नंबर्स हमने उठा लिए, हमारे पास है, हमने उसे उठा लिया और फिर हमने एक फंक्शन बनाया एफ, और वो फंक्शन हमने इंटीजर से इंटीजर्स तक भेजा, यानी कि डोमेन इंटीजर्स है, कोडोमेन इंटीजर्स है। इंटीजर वैल्यू के केस में इंटीजर ही इमेज आनी चाहिए, और हमने फंक्शन का ही वेल डिफाइंड है, यानी कि फंक्शन है। इसका मतलब ये सारी वैल्यूज़ में जब हमें एक्स की वैल्यू इंटीजर पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है, इंटीजर आता है। चलो अब 0 इंटीजर है, सब मानते हैं लोग, कोई तो नहीं है जहाँ पे जो एग्री ना करता, ठीक है। तो मैं अगर एफ ऑफ 0 लिखूँगी तो क्या आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए। बताओ एफ ऑफ 0 क्या आएगा, एक्स की जगह 0 0 0 पुट करोगे तो सिर्फ डी बच गया, तो ये कैसा है, इंटीजर है। चलो एफ ऑफ 1 लिखते हैं, एफ ऑफ 1 क्या आएगा, एक्स की जगह सब जगह 1 पुट कर दो, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये भी क्या है, ये भी इंटीजर आना चाहिए क्योंकि सारी फंक्शन की वैल्यू z में आ रही है तो इंटीजर है जी। अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो क्या आपने क्लास 8वीं में या 6ठी में भी सीखा है, क्या आपने ये नहीं सीखा कि दो इंटीजर्स को माइनस करके वापस से इंटीजर आता है। तो इसका मतलब पक्की बात है a प्लस बी प्लस सी भी इंटीजर होगा, क्योंकि हमने दूसरे इंटीजर में से पहले इंटीजर को माइनस कर दिया, यानी कि ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। तो करेक्ट आंसर इज इंटीजर्स। आप बोलोगे हम जो इंटीजर होता है वो रैशनल भी होता है, बिल्कुल होता है, पर क्या सारे रैशनल में इंटीजर्स होते हैं, नहीं। तो सिर्फ रैशनल से ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इंटीजर है, एंड सेम गोज फॉर रियल नंबर, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इसी के साथ चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगर फंक्शन से कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए और हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कर लिए प्रीवियस ईयर, तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। मेरे पास यहाँ पर लाइव चैट है, तो जो भी लाइव हैं वो लाइव चैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने एक और डिवाइस इसीलिए रखा हुआ है ताकि मैं आपकी लाइव चैट फॉलो कर सकूँ, ठीक है। तो फील फ्री, आपको लगता है कोई क्वेश्चन का आप गलत भी आंसर दे देंगे तो कोई बात नहीं, डिस्कस करो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। लेट्स मूव टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कौन कौन से टाइप के फंक्शंस हैं। फंक्शंस के दो मेजर टाइप हम पढ़ेंगे, वन वन और ऑन टू, और उसी की हेल्प से 3 और टाइप्स पढ़ेंगे, मैनी वन, इनटू और बाइजेक्टिव। वो वन वन और ऑन टू की हेल्प से ही सारा हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। उसके बाद आपको बताइए इसके हेल्प से हम और पढ़ लेंगे। तो वन वन के साथ अगर वन वन समझ गए तो इसी के साथ आप पढ़ोगे मैनी वन, इसी से मिलता जुलता होता है मतलब। ऑन टू जैसे आपने पढ़ लिया तो आप इन टू पढ़ने के काबिल हो जाओगे, और जैसे आपने ये चारों पढ़ लिए तो फिर आप पढ़ने के काबिल हो जाओगे बाइजेक्टिव फंक्शन। ये 5 अलग अलग टाइप्स हैं, पर मैंने आपको बताया, हिंट दे देती हूँ मैं हमेशा लिखते लिखते कि कितने इंटर रिलेटेड हैं। तो वन वन मैनी वन से बहुत इंटर रिलेटेड है, और जो ऑन टू है वो बहुत ज़्यादा इन टू से रिलेटेड है, और जो बाइजेक्टिव है वो सबका कंसेप्ट इस्तेमाल करके फिर हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद वन वन फंक्शन। करें स्टार्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय वन वन फंक्शन। अगर कोई लाइव है तो बताना चाहे तो बिल्कुल बता सकते हैं। ये वन वन फंक्शन क्या होता है, जैसा नाम वैसा काम। वन वन फंक्शन यानी कि ऐसा फंक्शन जिसमें हर एलिमेंट की एक ही इमेज आए। अब हमने फंक्शन तो पढ़ा है, फंक्शन क्या कहता है, हर एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए, पर ये क्या कह रहा है कि एक एलिमेंट एक ही पर जाए, ऐसा ना हो कि 2 एलिमेंट एक पर जा रहे हो, ठीक है। वन वन फंक्शन मतलब एवरी एलिमेंट इन, एक आंसर आया, ओके ओके ओके। अभी तक आपको सब समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। ठीक है, इस तरीके से इसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं। तो अगर एक फंक्शन वन वन है ना, उसको कैसे शो करते हैं, वन वन है f फ्रॉम a टू b इज़ वन वन। कब होगा ऐसा, इफ़ एंड ओनली इफ अगर वो बात सेटिस्फाई करे कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y आ जाए तो x बराबर y आ जाए। क्या मतलब है इस बात को समझते हैं, घबराओ मत, बहुत आसान ही बात है। इसी को लिखने का दूसरा तरीका, x नॉट इक्वल टू y इम्प्लाई कर दे f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ y। ये सब हमने क्या कहानी लिखी है देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बहुत इजी एग्जाम्पल से, ताकि आपको बात और ज़्यादा समझ में आए, और फिर अच्छे एग्जाम्पल से भी चलेंगे। पहले वेन डायग्राम की थोड़ी सी यहाँ पे मदद लेते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम के हेल्प से ये कंसेप्ट बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। चलो एग्जाम्पल बनाते हैं आपके सामने एक।
तो मान लो हमने क्या कहा, हमने कहा फंक्शन हम डिफाइन करने की कोशिश करें ए सेट से बी सेट तक, और ए सेट मैंने क्या ले लिया, क्या लें, ए बी सी डी, और बी सेट मैंने क्या ले लिया, वो मैंने ले लिया 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब इसे दो फंक्शंस बनाने की कोशिश करते हैं, f1 और f2, f1, 2। तो पहले फंक्शन का नाम रख देते हैं f1 और दूसरे फंक्शन का नाम रख देते हैं f2। ठीक है, बनाए। तो a b c d, ये तो हमने डोमेन के एलिमेंट्स लिख दिए। अब को डोमेन के एलिमेंट लिख देते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4। दूसरे फंक्शन में भी सेम ही है हमारे पास डोमेन और को डोमेन, तो यहाँ पे a b c d और दूसरे एलिमेंट्स को डोमेन के 1, 2, 3, 4। अब मैं फंक्शन बनाती हूँ, आपको देख के बताना है कि कौन सा यहाँ पे 1, 1 है, कौन सा 1, 2 है। ठीक है, तो a गोज़ टू 1, ये मैं बना रही हूँ, b गोज़ टू 3, c गोज़ टू 3 एंड d गोज़ टू 4। आपको ये बताना है इनमें से फंक्शन कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, a गोज़ टू 1, b गोज़ टू 1, c गोज़ टू 3 एंड c गोज़ टू 4। ठीक है, बताओ, आपको बताना है इसमें से कौन सा फंक्शन है, और अगर फंक्शन है तो 1, 1 है या नहीं है, ये बताना है। और तब तक मैं एक और एग्जाम्पल बनाती हूँ, इसको देख के आप लोग पहचानो। तब तक मैं एक और एग्जाम्पल बनाऊंगी यहाँ पर। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखते हैं आपके सामने f ऑफ 3। 3 फंक्शंस हमने बना दिए, और यहाँ पे हम लिखते हैं a b c d 1, 2, 3, 4। a गोज़ टू 2, b गोज़ टू 1, c गोज़ टू 3 एंड d गोज़ टू 4। ठीक है ना, ये 2 पर जा रहा है। अब बताओ कौन कौन से फंक्शन 1, 1 है। देखें, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पहला फंक्शन देखते हैं, एक्चुअली थर्ड से स्टार्ट करते हैं। a की कितनी इमेज है, 2, एक एलिमेंट है, a की इमेज है। b की कितनी इमेज है, 1, और a की एलिमेंट की a की इमेज है। c की कितनी इमेज है, a की 3, d की 1। ये फंक्शन भी है और ये 1, 1 भी है, क्योंकि एक एलिमेंट एक पे जा रहा है। एक 1 गोज़ टू 1 यानी कि 1, 1, तो दिस इज 1, 1। नेक्स्ट अगला है हमारे पास f2। अब f2 देखो, सबसे पहले चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं। इसको देखो, a जा रहा है 1 पर, हर एलिमेंट की इमेज है, a की इमेज है, b की है, c की है। अरे d की तो इमेज ही नहीं है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। पर चलो अगर हम d की इमेज बना देते हैं ना, तो क्या अभी भी फंक्शन है क्या, नहीं, ये अभी भी फंक्शन नहीं है। रीज़न बताओ, क्योंकि सभी एलिमेंट्स की इमेज तो है, पर देखो c की 2 इमेज है, c की इमेज 3 भी है और c की इमेज 4 भी है, तो ये गड़बड़ हो गई। देयरफॉर दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ये तो फंक्शन ही नहीं है, नॉट अ फंक्शन। अब जो फंक्शन ही नहीं है वो 1, 1 होने की बात कैसे कर सकता है, पहले फंक्शन तो होना पड़ेगा। ये 1, 1 फंक्शन है। अब f1 देखते हैं। अब देखो a 1 पे जा रहा है, एक एलिमेंट की इमेज है, b की भी एक ही इमेज है, b भी एक एलिमेंट पे जा रहा है, c की भी एक इमेज है, d की भी एक इमेज। ये बिल्कुल हर एलिमेंट की इमेज है, हर एलिमेंट की एक इमेज, तो ये फंक्शन तो है। कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि हम b और c एक ही एलिमेंट पे जा रहे हैं, तो क्या हो गया, हर एलिमेंट की इमेज है और हर एलिमेंट की एक इमेज है, बेशक वो इमेज सेम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो ये फंक्शन तो है, पर ये फंक्शन 1, 1 फंक्शन नहीं है, नॉट 1, 1। रीज़न 1, 1 तो ये बिल्कुल नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 एलिमेंट्स b और c सेम एलिमेंट पर जा रहे हैं। आपको मैंने 3 एग्जाम्पल से सब डिटेल में समझाने की कोशिश करिए कि 1, 1 क्या होता है, अगर फंक्शन है तो 1, 1 ना हो तो क्या होता है, और ऐसा भी हो सकता है कोई एग्जाम्पल में वो फंक्शन भी ना हो, तो फिर तो 1, 1 चेक करने का ही नहीं बनता। पक्का समझ में आया अच्छे से? तो 1, 1 का मतलब समझ में आया, एक एलिमेंट की एक इमेज आए। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई, f ऑफ b करने से भी क्या आ रहा है 3, और f ऑफ c करने से भी क्या आ रहा है 3। अब b और c तो आपस में बराबर नहीं है, तो पक्की बात है f ऑफ b और f ऑफ c भी बराबर नहीं आने चाहिए थे। अगर ऐसा होता तो हम कह रहे थे 1, 1 है, पर ऐसा तो नहीं हो रहा। ये देखो इनकी इमेज तो बराबर आ रही है ना, इसलिए 1, 1 नहीं है। अगर b और c बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं आते तो 1, 1 हो जाता। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये रीज़न है इसका जिस वजह से 1, 1 नहीं हो पाया। ये तो फंक्शन ही नहीं हो पाया, और ये 1, 1 है क्योंकि हर एलिमेंट की एक इमेज है। देखो कोई भी एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, ना ही कोई इमेज आपस में इक्वल है। ठीक है, समझ में आया? चलो अब कुछ अच्छे एग्जाम्पल चेक करते हैं। ये तो हमने वेन डायग्राम से कुछ ईजी एग्जाम्पल चेक करें। अब कोई अच्छा एग्जाम्पल चेक करते हैं। मान लो मैं आपको बोलूँ f(x) = 3x + 5, क्या ये 1, 1 है? और फिर आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं, g(x) = 2x²। इसके बारे में बताओ। इन दो से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद और भी अच्छे क्वेश्चन देंगे। ये भी थोड़े बेसिक ही हैं, पर हाँ थोड़ा सा बेटर बेसिक।
हमारे पास क्वेश्चन आया कि इसकी PDF मिलेगी, क्यों आपको वीडियो लेक्चर नहीं अटेंड करना है। जो लोग वीडियो लेक्चर अटेंड करें उनको नोट्स ज़रूर मिलते हैं, पर इसकी PDF नहीं मिलेगी। इसके नोट्स मिलेंगे पर वो नहीं को समझ में आएंगे जो ये लेक्चर अटेंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स पे बहुत मेहनत करते हैं और जो इसको देखेगा उसी को नोट समझ में आएंगे, क्योंकि ये जो मैं क्लास नोट्स होते हैं इसी का स्क्रीनशॉट हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। ओके, तो वो बिल्कुल अपलोड करूँगी मैं, बिल्कुल अपलोड होगा। अपनी वेबसाइट का नाम books.rebbehoimia.com है, तो बिल्कुल वहाँ पे आपको मिलेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सही है, चलो लेट्स गेट बैक टू दिस। अब आपको 1-1 चेक करने का एक और तरीका सिखाते हैं। अभी हमने आपको क्या तरीका सिखाया, वेन डायग्राम से। अब दूसरा तरीका, ग्राफिकल अप्रोच। दिस इज़ ग्राफिकली चेकिंग 1-1 है कि नहीं है। इसके बाद एक और अप्रोच भी सिखाएंगे, एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक अप्रोच वही है जो डेफिनेशन में लिखी थी, उस पर भी आएंगे, पर सबसे पहले है ना, ये ज़्यादा आसान चीज़ें होती हैं और मैं आपको पहले से ही आपको क्या कहते हैं, वार्निंग दे रही हूँ, हिंट दे रही हूँ या ट्रिक बता रही हूँ कि जितना ज़्यादा आपके ग्राफ स्ट्रॉन्ग होंगे IIT JEE टेट के एग्ज़ाम, TET और DTPS के एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा होगा, कि ग्राफ के हेल्प से बहुत जल्दी क्वेश्चन अटैम्प्ट होता है। मैं आपको बता रही थी टेट में 3D और ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, वो लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं 60 में से, और ग्राफ्स के भी मिला के ऊपर बेस पे आप देख लो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और आप IIT JEE में लगाओ तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखोगे ग्राफ की डिपेंडेंसी से आप सॉल्व कर सकते हो, एंड सेम गोज़ फॉर DTPS भी एंड टेट, ठीक है। चलो तो ग्राफिकल अप्रोच देखते हैं। ग्राफिकल अप्रोच क्या कहते हैं, इसमें हम क्या कहते हैं, एक टेस्ट करते हैं, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है ना। करते हैं हम पहले लाइन, ये ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं, कि ग्राफ ड्रॉ करने आता है सभी को, लाइन का ग्राफ सबको ड्रॉ करना आता है, करते हैं फिर ड्रॉ। कैसे बनेगा ये बताओ, तो आपको ड्रॉ करना आता है ना, अच्छे से भूले तो नहीं, बेसिक क्लास 10th और वो सबके ग्राफिंग अप्रोच। चलो x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, यानी कि एक पॉइंट तो आ गया 0,5। तो जब x 0 है तब y 5, मान लो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं y को 0, तो x क्या आ जाएगा, तो अगर y 0 है तो x आ जाएगा -5/3, लगभग -1 पॉइंट समथिंग। तो जब अपने पास क्या है, अगला पॉइंट क्या आ गया, -5/3, 0। अब की बार y 0 है और यहाँ पे कहीं नाए करता होगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा -5/3, 0। तो अपनी लाइन कैसी बनेगी, जो इन दोनों पॉइंट से पास करती होगी, है ना जी। तो इस तरीके की अपनी लाइन बन जाएगी। ये तो पैरेललोग्राम बनना चाह रहा है, दोबारा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये अपनी इस तरीके की लाइन बनेगी, पक्की बात है। तो ये अपनी लाइन है इस तरीके की, आपने देखा है स्ट्रेट लाइन एकदम बन रही है। हम इस पॉइंट को मानते हैं -5/3, 0 और ये 0,5 पॉइंट है, ये अपनी बन गई स्ट्रेट लाइन। ये इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है, यही इसको हम लिख सकते हैं 3x + 5, बिल्कुल ये है ना। अब देखते हैं, इस पर काम करते हैं। अब देखना है कि 1-1 है या नहीं। पता है कैसे करो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो, यही ग्राफिकल अप्रोच है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। आप क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के देखो सब जगह, जहाँ जहाँ भी पॉसिबल है, जहाँ तक उसका ग्राफ जा रहा है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना के देखो, ठीक है ना। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने से ग्राफ पे सिर्फ एक ही बारी काटती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यानी कि फंक्शन 1-1 है। अगर सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस ग्राफ को सिर्फ एक बार कट करती हैं तो फंक्शन कैसा है, 1-1 है। देखो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे ग्राफ को कितनी बार कट करेगी, एक ही बार कट करेगी, देयरफॉर दिस फंक्शन इज 1-1। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है, सबको समझ में आया। अब देखते हैं ये वाला 2x², इसका ग्राफ सबको आता है, ये भी बहुत प्यारा ग्राफ है। पैराबोला कैसा बनता है, इस प्रकार का कुछ बनेगा। ये पैराबोला क्या है, इसका जो सेंटर है, वर्टेक्स जो है वो 0 पर आएगा, इस तरीके का ये ग्राफ बनेगा, है ना। यह है 2x², यहाँ 0 से पास करा है, तो एक पॉइंट तो इसका हो गया 0,0, ठीक है ना। और बाकी पॉइंट्स निकालते हैं, बताओ इसकी सेम वैल्यू कब आएगी। मैं अगर पुट करूँ f(1) और मैं पुट करूँ f(-1), तो क्या आएगा, f(1) पुट करने में, f नहीं इसका नाम g है तो g कर देते हैं, g(1) और g(-1). मैं अगर निकालूँ g(1) और g(-1) तो क्या आएगा, g(1) क्या आएगा 2 × 1 का स्क्वायर, दैट इज़ 2। g(-1) क्या आएगा 2 × -1 का स्क्वायर, दैट इज़ अगेन 2। तो इनकी वैल्यू सेम आई, आप देख रहे हो। और आप यहाँ पे भी इसको वेरीफाई कर सकते हो, मान लो यहाँ पे कहीं लाई करते हैं,
तो ये अगर अपना -1 है और ये कहीं पर अपना 1 है तो आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को ये फेल कर रहे हैं। तो ये दो तरीके हैं, एक तो आपने एल्जेब्राइकली दो ऐसे नंबर्स ढूंढ लिए, ये नंबर्स -1 और 1 आपस में कैसे हैं, बराबर नहीं है पर इनकी इमेज बराबर है। और ग्राफिकली हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आपने दिखाया, ये देखो आपने इतनी सारी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी, ये देखो कितनी बार ग्राफ को कट करी है, 2 बार कट करी, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी फेल हो गया। यानी कि ग्राफिकली भी हमने देखा कि ये 1-1 नहीं है, ठीक है ना, ये बिल्कुल 1-1 नहीं है। और आप इसे एल्जेब्राइकली, इस लगे हाथ हमने एल्जेब्राइक मेथड भी सीख लिया। एल्जेब्राइक मेथड क्या कहता है, एल्जेब्राइक मेथड कहता है कि अगर g ऑफ x बराबर g ऑफ y है तो x भी y के बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर दो एलिमेंट्स की इमेज बराबर है तो वो एलिमेंट भी बराबर होनी चाहिए, तभी फंक्शन 1-1 है। आपने देखा यहाँ पे दो एलिमेंट्स की इमेज बराबर है 2 और 2, पर क्या एलिमेंट्स बराबर है, नहीं है, देयरफॉर नॉट 1-1। इसे कहते हैं एल्जेब्राइक मेथड। पक्का समझ में आया, सभी मेथड समझ में आए, एकदम क्लियर। एक और क्वेश्चन दे फिर, पक्का रेडी हो? अब की बार आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए। आप सब ऑनलाइन तो हैं पर आप सब जवाब नहीं दे रहे हैं। ओके ओके का जवाब क्या होता है? बात तो तब माने जब आप क्वेश्चन का जवाब दो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, पेपर में तो क्वेश्चन ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब पहचानो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 1-1। अब आपको वेन डायग्राम से भी सॉल्व करना आता है, ग्राफिकली भी आता है, एल्जेब्राइकली भी आता है, ठीक है। तो अपना दिमाग लगाओ, जिस भी तरीके से दिमाग चलता है। ABCD कुछ अच्छे फंक्शंस लेते हैं। F फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, f of x is equal to sin x। f from real numbers to real numbers, f of x is equal to mod x plus 1, ठीक है। f from natural numbers to real numbers and f of x is equal to एक्स स्क्वायर। एंड एफ हम ले लेते हैं अब यहाँ पर, कहाँ से लेके जाएं इसको, रियल नंबर से 0 से 1 तक क्लोज इंटरवल, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस साइन एक्स। चलो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको साइन एक्स की जगह आपकी बार कॉस कर देते हैं ताकि आपके लिए नया एग्जाम्पल बन जाए। कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आपको देख के बताना है इनमें से कौन से 1-1 हैं और कौन से नहीं हैं। तो देख के बताओ। आपको इस क्वेश्चन के थ्रू मैं 2 बातें सिखाना चाहती हूँ, एक तो 1-1 चेक करना और एक आपका दिमाग कितना खुला है ये देखना चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं, आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि अगर हम एक्स स्क्वायर के बारे में बात करें, अभी बात करी, अभी बात की थी, क्या एक्स स्क्वायर 1-1 होता है फंक्शन? बिल्कुल नहीं होता। अगर आपने जवाब दिया, आपसे इंटरव्यू ने पूछा बताओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, तुरंत आप लोग क्या बोलोगे? 1-1 नहीं है, दैट विल बी गलत आंसर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपनी अपनी मैक्सिमम डोमेन पे 1-1 नहीं है। अगर डोमेन रियल नंबर्स रखें तो 1-1 नहीं है, अगर डोमेन इंटीजर्स रखें तो 1-1 नहीं है, पर डोमेन नेचुरल नंबर है। आप समझ रहे हो यहाँ पे हमने क्या किया? तो इस केस में हमने कुछ चालाकी करी है। इसके सारे पार्ट्स में आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ, तो काम करो, आंसर बताओ और एक एक करके हम सारे पार्ट्स डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सी पार्ट, क्योंकि वो मैं डिस्कस करना ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया। सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है, कंफ्यूज करने का तरीका है, क्योंकि इसको देखते ही बच्चे सोचते हैं कि 1-1 नहीं है, ठीक है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही हो। क्यों, अभी बता देते हैं आपको। तो पहले हम पहला ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ड्रॉ तो करा ही था, है ना, वैसे ही ग्राफ बनेगा, पैराबोला बनेगा बढ़िया तरीके का। पर आप ध्यान दो, इस डोमेन में तो हमने पूरी रियल नंबर लाइन को डोमेन मान के चला, हमें डोमेन सिर्फ नेचुरल नंबर को लेना है, यानी कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो आप देखोगे अपना जो ग्राफ है ना वो इस साइड का तो गायब हो गया, इस साइड तो ग्राफ रहा ही नहीं नेगेटिव साइड पे कोई, और जो इस साइड है यहाँ भी ब्रेक हो के ग्राफ आ रहा है। एक तो 1 की इमेज आएगी कुछ, एक 2 की इमेज, एक 3 की इमेज, फिर ऐसे 4 की इमेज, इस तरीके से ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो आप अब इस ग्राफ को देखो, अब इस पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाओ, ये ग्राफ ऐसे चलता जा रहा है, ये ग्राफ बन गया है ना डॉटेड सा। अब इस पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाओ, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो,
आप देखोगे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो एक ही बार ग्राफ को कट करेगी, क्योंकि ग्राफ जो है अब सिर्फ राइट हैंड साइड पे है वाई एक्सिस के, लेफ्ट साइड वाला तो गायब हो गया ना, क्योंकि डोमेन क्या है, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब ये बिल्कुल 1 1 है, तो ये 1 1 है, इसको 1 1 ना समझने की गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। ये है सी पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सब बच्चे एक्स स्क्वायर को देख के जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बाकी पार्ट्स डिस्कस करते हैं एक एक करके, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। साइन एक्स को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या था अपना, साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ सभी को आता है। जैसे मैंने क्यों कहा आपको, सबके ग्राफ्स आपको जितने ज़्यादा आते होंगे उतनी जल्दी से आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आते तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम साथ में मिलकर सीखेंगे ग्राफ वाले लेक्चर में, ठीक है। एक मिनट। हाँ, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, एंड इस तरीके से पूरी लंबी लाइन पे इन्फिनाइटली चलता रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू साइन क्या लेता है, 1। मिनिमम वैल्यू साइन क्या लेता है, -1, और इसकी सारी वैल्यूज़ 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करती रहती है। अब आपको देख के ही पता लग रहा होगा, आपको इसके बारे में पहले भी आइडिया होगा कि साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन -पाई 0 होता है, सारे पाई के मल्टीपल तो साइन 0 होता है। तो 0 ही इसने डोमेन के कितनी वैल्यूज़ पे ले लिया, तो क्या ये 1 1 होने के लक्षण दिखा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर डोमेन रियल नंबर्स है तो ये बिल्कुल 1 1 नहीं है, तो इट इज़ नॉट 1 1, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी फेल करे, वरना अलजेब्रा के लिए भी हमने देख लिया, ये 1 1 बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज़ पर इसके क्या है, सेम आंसर्स आ रहे हैं। जैसे कि साइन ऑफ पाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू 0, पर पाई और 2 पाई तो आपस में बराबर नहीं है। पर 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के बराबर आए तो एक्स इक्वल टू वाई आना चाहिए, तभी फंक्शन 1 1 होएगा, है ना। तो इसलिए 1 1 बिल्कुल नहीं है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाएं तो भी हम देख सकते हैं कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करो, ये देखो कितनी बार ग्राफ को कट करेगी, इन्फिनाइट टाइम्स कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ आगे भी चल रहा है पीछे भी चल रहा है, इसलिए आप देखोगे ग्राफ बिल्कुल 1 1 नहीं है, ठीक है। अगला पार्ट चेक करते हैं, ये वाला मॉड एक्स प्लस 1। अब देखो मैंने आपको कहा ना इंटरेस्टिंग ग्राफ्स हम सीखेंगे यहाँ पे, मेरे को बहुत मज़ा आता है सिखाने में, क्योंकि बच्चों का वीक पॉइंट होता है और मैंने इसको स्ट्रेंथ अपनी बना ली, तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ग्राफ पे काम करना। अब मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, क्या आपको मॉड एक्स का ग्राफ बनाना आता है तो आप मॉड एक्स प्लस 1 का भी बना सकते हैं। अब मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ आप 2 तरीके से बना सकते हैं, दोनों तरीके से सिखाते हैं। एक तो मॉड एक्स के ग्राफ्स के हेल्प से और एक x प्लस 1 के ग्राफ की हेल्प से, ठीक है। पहले आप मुझे बताइए मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है। एक लाइन इस तरीके से आती है ये, और एक लाइन आती है इस तरीके से। मॉड एक्स का ग्राफ होता है, पक्की बात है, सबको मालूम है। पॉजिटिव साइड पे उसकी वैल्यूज x आती रहती है, नेगेटिव साइड पे -x, ऐसा ही होता है ना, कि मॉड एक्स को डिफाइन ही ऐसे करते हैं, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x सच दैट x इज लेस देन 0। तो ये y इज इक्वल टू x लाइन बन गई जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इस साइड बन गई -x। ये बना मॉड एक्स का ग्राफ। अभी हमने मॉड एक्स प्लस 1 नहीं बनाया, अब मुझे मॉड एक्स प्लस 1 बनाना है, तो इसकी हेल्प से बनाते हैं। अब मॉड एक्स क्या वैल्यू लेगा, 0 पर 0, पर अगर मॉड एक्स प्लस 1 की बात करूं तो वो क्या 0 पर वैल्यू लेगा, 0 + 1 दैट इज़ 1, एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया। अब देखोगे पूरा का पूरा ग्राफ मॉड एक्स प्लस 1 जब हम करेंगे तो वो क्या होगा, पूरा ग्राफ एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा काम है। तो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, एक यूनिट ऊपर शिफ्ट होके बिल्कुल मॉड एक्स का ग्राफ। आसान है, ये बन गया मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ। ये आपको मैंने एक तरीका सिखाया, इसी का दूसरा तरीका सिखाते हैं। मैंने कहा ना कि आपको कोई भी चीज़ में ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि आपको कोई कमी लगे। दूसरा तरीका क्या है, आप लाइन ड्रॉ करो x प्लस 1, सभी को ड्रॉ करनी आती है, तो लाइन x प्लस 1 ड्रॉ करो, y इज इक्वल टू x प्लस 1 लाइन ड्रॉ करो। इसका मतलब क्या है, एक बार x को 0 पुट करोगे तो y 1 आएगा, x को 0 पुट करा y 1, ये वाला पॉइंट, और एक बार y को 0 तो x -1, ये वाला पॉइंट। ये इस तरीके की कोई लाइन होगी। ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब आपको ड्रॉ क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है z नाम रख लेते हैं, z इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1, है ना। या बेसिकली हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं f ऑफ मॉड x। जब फंक्शन आपको f ऑफ x दिया हो और आपको फंक्शन में x की जगह मॉड x रिप्लेस करना हो, तो पता है क्या करते हैं, तो y एक्सिस के पास आ जाओ, और y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे जो ग्राफ है ना उसको इग्नोर करो, ऐसे सोचो कि वो है ही नहीं, देखो ही मत।
और जितना वाई एक्सिस के राइट साइड पे ग्राफ है उसको देख के उसकी मिरर इमेज बना दो। सेम ग्राफ बना ना एकदम, यही वाला ग्राफ हमने पहले ही बनाया था, ये अब दोबारा बनाया। अब ये वी शेप का ग्राफ जो 1 यूनिट ऊपर है यही बन गया mod x + 1 का ग्राफ। क्लियर है? ठीक है, अच्छा ये भी मेरे को लगता है आपको इससे बहुत मज़ा आएगा ग्राफिकली। अब देखो कितना सीखोगे ना ग्राफ बनाना, बहुत मज़ा आएगा। चलो मेन पॉइंट पे आते हैं, 1 1 चेक करना। अब आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे 1 1 ये नहीं है, इतनी बारी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल करेगा, तो ये बिल्कुल 1 1 नहीं है। तो बी पार्ट इज़ ऑल्सो नॉट 1 1। एंड सी पार्ट ये देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन फिर से रियल नंबर से हम जा रहे हैं 0,1 में। अब की बार इन्होंने क्या कहा, जो नीचे का ग्राफ है ना ये नीचे वाला पार्ट का ग्राफ, इसको गायब कर दो। ये ड्रॉ करते हैं सी पार्ट का ग्राफ, डी पार्ट का ग्राफ। डी पार्ट क्या कह रहा है, एफ इज गोइंग फ्रॉम रियल नंबर्स टू 0,1 और एफ एक्स क्या कह रहा है, ये है ट्वाइस कॉस एक्स। पहले मुझे बताओ क्या ये फंक्शन है? मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ एफ ऑफ पाई तो क्या आएगा, ट्वाइस कॉस माइनस ट्वाइस कॉस पाई दैट इज ट्वाइस ऑफ -1 दैट इज -2। ये तो डोमेन, अपनी डोमेन का एलिमेंट पाई हमने उठा के डाला, क्या आंसर डोमेन का को डोमेन में आ रहा है वापस? नहीं आ रहा, यानी कि ये तो फंक्शन ही नहीं है। इस पर हम वैल्यूज़ पुट करें तो डोमेन से, जो डोमेन की वैल्यूज़ पुट करने से को डोमेन से बाहर वैल्यूज़ आ रही हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, ये ज़रूर चेक करना है कि वो फंक्शन तो बनता हो, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो नॉट अ फंक्शन, तो दिस वन इज़ नॉट अ फंक्शन, दिस वन इज़ नॉट 1 1। तो ए की करेक्ट आंसर है सी। पर इस क्वेश्चन में सब लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको लगता है एक्स स्क्वायर तो यार होता नहीं है और बाकी तीनों है नहीं। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर होता नहीं है जब उसकी डोमेन में नेगेटिव नंबर्स भी हों। अगर डोमेन पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर बिल्कुल 1 1 है। ठीक है, पक्का समझ में आया? अब आपको सिखाते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी वन क्या होता है? तो एक फंक्शन को मैनी वन कब कहते हैं, जब वो 1 1 नहीं होता। तो एफ फ्रॉम ए टू बी इज मैनी वन व्हेन इट इज़ नॉट 1 1। नाम से ही पता लग रहा है जब मैनी एलिमेंट्स एक एलिमेंट पे जा रहे हो, है ना, व्हेन इट इज़ नॉट 1 1। इसके लिए तो हमें एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हम अपने ऊपर वाले एग्जाम्पल्स के पास चलते हैं। चलो अब देखो इस क्वेश्चन पर ही आ जाओ। इसमें जो भी नॉट 1 1 थे वो सब क्या है, मैनी वन है, क्योंकि ये मैनी एलिमेंट्स इसके एक ही आंसर दे रहे हैं। साइन पाई भी 0 होता है, साइन माइनस पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, यानी कि 2 पाई पाई माइनस पाई, ये मैनी एलिमेंट्स एक ही आंसर दे रहे हैं। तो मैनी एलिमेंट आर गोइंग टू 1, तो मैनी वन, एज सिंपल एज दैट, दैट इज इट इज़ मैनी वन। जैसा नाम वैसा काम, इस तरीके से याद रखोगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगी। सेम गोज फॉर mod x + 1। इसमें आप x पुट करो -1 या x पुट करो 1, दोनों केस में इसका आंसर क्या आएगा, 2 ही आने वाला है। तो ये फिर से मैनी वन फंक्शन है, 1 1 नहीं है, ये एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज सेम दे रहा है जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब जो फंक्शन 1 1 है क्या वो मैनी वन होगा? नहीं। तो अगर ये 1 1 है दैट इज़ नॉट मैनी वन, एज सिंपल एज दैट। जो 1 1 है वो मैनी वन नहीं, और जो मैनी वन है वो 1 1 नहीं। ठीक है ना, समझ गए? क्लियर? तो मैंने कहा ही था कि 1 1 सीख गए तो मैनी वन में तो कुछ सोचना है ही नहीं। अगला काम, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं? ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसकी को डोमेन ही उसकी रेंज बन जाए। एफ फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। एफ ऑफ ए सेट, इसी सेट का नाम होता है रेंज, दैट इज रेंज सेट ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू को डोमेन। तो बी सेट को को डोमेन कहते हैं, आपको बताया था। इस ए सेट को डोमेन कहते हैं, बी को को डोमेन, और एफ ऑफ ए को कहते हैं रेंज। रेंज मतलब डोमेन की वैल्यूज़ डालने से जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं उसे हम कहते हैं रेंज। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक फंक्शन कहूँ इंटीजर से लेकर इंटीजर्स तक। क्या फंक्शन कहा मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर + 1 कर लो। ठीक, तो मैंने क्या कहा, इंटीजर उठा के उसका एक्स स्क्वायर + 1 करते जाओ। अब इसकी रेंज बताओ क्या आएगी, तो रेंज ऑफ एफ बताओ कितनी आएगी। व्हेन विल यू स्टार्ट ग्राफ सेक्शन मैम? ग्राफ सेक्शन, इसके बाद फंक्शन के बाद हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल के बाद अगला हम ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है,
सारे ही मैथ्स के टॉपिक कवर करेंगे, डोंट वरी। अभी हम ये रेंज बताओ, चलो क्या आएगी रेंज, क्या आएगी रेंज को इस तरीके से फिर मिल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन की सारी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की वैल्यू वो क्या आती जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो सारे इंटीजर्स में हम स्क्वायर करके +1 करते जाएं, वो इसकी वैल्यू आती जाएगी। जैसे कि 0 से स्टार्ट करें तो 0 का स्क्वायर +1 इज़ 0, -1 का स्क्वायर +1 इज़ 2, 1 का स्क्वायर +1 इज़ अगेन 2, 2 का स्क्वायर +1 इज़ 5, -2 का स्क्वायर +1 इज़ एंड सो ऑन। अब देखोगे इस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं। ये सारे नंबर्स कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं या फिर 0 या पॉजिटिव, और बहुत सारे बीच के मिस भी हो रहे हैं। क्या एक्स स्क्वायर +1 की वैल्यू कभी भी क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर +1 की वैल्यू क्या कभी भी 1 आ रही है, जब x 0 हो तब आएगी, है ना। अच्छा, और क्या एक्स स्क्वायर +1 की वैल्यू कभी भी 3 आ रही है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 आ सकती है, x की वैल्यू 2 आएगी, यानी कि x √2 है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो इंटीजर में है ही नहीं। तो आपने देखा जो रेंज की वैल्यूज़ आ रही हैं वो पूरा का पूरा कोडोमेन नहीं आ रहा है, तो रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर दिस इज़ नॉट ऑन टू, क्योंकि फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो सारी कोडोमेन की वैल्यूज़ को कवर नहीं कर पा रही, कुछ वैल्यूज़ छूट रही हैं। ठीक है, क्या आप इसी इंटीजर से इंटीजर तक कोई फंक्शन मुझे बता सकते हो जो ऑन टू बन जाए? आप सब बता सकते हैं, वैसे देखते हैं कौन बताता है, कोई बताना चाहेगा? सारे लीनियर फंक्शंस वो कैसा काम करते हैं, वो तो ऑन टू ज़्यादातर हो ही जाते हैं, है ना। ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स कर दो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स +1 कर दो, ये हो जाएगा, दिक्कत नहीं मानेगा, है ना, क्योंकि ये लाइन जैसा काम कर रहा है, तो ये बिल्कुल ऑन टू हो जाएगा, इसकी रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाएगी, दिस इज ऑन टू। क्लियर? अब आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आपको बताना है कौन से फंक्शंस ऑन टू हैं, कौन से नहीं है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑन टू, इज और आर ऑन टू, है ना, कौन कौन से हैं ऑन टू फंक्शंस हैं। ठीक है ना, मैं नहीं लिखा इतना तो आप समझ जाओगे थोड़ा बहुत। हाँ, तो हम पहले डिफाइन करते हैं, एफ फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ फ्रॉम ट्वाइस साइन एक्स +1। ठीक है, ओके। अब एफ ऑफ इंटीजर से लेके जा रहा है रियल नंबर्स तक, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स +1, एफ गोइंग फ्रॉम रैशनल नंबर्स टू रियल नंबर्स, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax² + bx + c, where a is greater than 0 and a, b, c belong to real numbers। और एक फंक्शन आपको देते हैं, कौन सा फंक्शन दिया हम, तो ये बना देते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, इसकी वैल्यू आ दी जाएगी -π/2 से π/2, और यहाँ पे हम ले लेते हैं रियल नंबर्स। चलो, आपके पास कुछ फंक्शंस हैं, आपको उनको देख के बताना है क्या ये ऑन टू है या नहीं है। करें काम स्टार्ट। इसमें एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकता है, आपके पेपर में सिर्फ सिंगल सिलेक्ट ऑप्शन आते हैं जिसमें एक ही आंसर सही होता है, पर मैंने यहाँ पे एक से ज़्यादा वाला दे दिया ताकि आप सीख पाओ, समझ रहे हो ना। तो पेपर में नहीं आएगा एक से ज़्यादा वाला, कोई बात नहीं, उसके लिए भी तैयार रहना। हमने यहाँ पे ऐसा दे दिया जिसमें एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। करें डिस्कस? ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ऑन टू। पहला फंक्शन ट्वाइस sin x +1। अब sin x की वैल्यू, इसको देखना, इसको मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाऊंगी। अब ग्राफिकली आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। अब एक और तरीका सीखते हैं। कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको ना तो ग्राफिकली सोचने की ज़रूरत है और ना ही कुछ और तरीके से, कभी कभी जनरली भी क्वेश्चन हो जाता है ना, क्योंकि हर तरीका आना चाहिए। बेसिकली जिसको टाइम सेव करना आता है पेपर में, वो पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करके और अच्छी रैंक से पेपर पास करता है और कट ऑफ क्लियर करता है ना। मेन काम तो ये है, मेथड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट्स निकालना, और हर बंदा अपने खुद निकाल सकता है। कुछ मैं आपको निकाल के बता रही हूँ कि इस तरीके से सोच सकते हो। अब sin x जो है वो मैक्सिमम क्या वैल्यूज़ लेता है,
साइन एक्स मैक्सिमम लाई करता है -1 और 1 के बीच में, इसकी सारी वैल्यूज़ यही आएंगी। अब ट्वाइस साइन एक्स अगर आप कर दोगे तो उसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ये इंटरवल देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये -2 से लेके 2 तक लाई करने लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें +1 भी कर दो, तो जो ट्वाइस साइन एक्स +1 है वो कहाँ से कहाँ तक मैक्सिमम लाई करेगा, -2 + 1 करोगे तो क्या आएगा -1 और 2 + 1 करोगे तो 3, इतने इंटरवल में। यानी कि ये बेसिकली हमारी आ गई रेंज ऑफ एफ। मज़े में निकाल ली हमने ओरली, कोई वैल्यू पुट करके नहीं देखी, डायरेक्टली निकाल ली, एफ ऑफ आर आ गया। आपको दिख रहा है हमारी कोडोमेन पूरी रियल नंबर है, पर हमारी रेंज आ रही है सिर्फ एक छोटा सा इंटरवल, तो यानी कि ये पक्का फंक्शन ऑन टू नहीं। ख़त्म कहानी। वैसे इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी। साइन एक्स रियल नंबर जितनी वैल्यूज़ ले सकता है क्या, नहीं, उसमें कुछ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ +1 कर दो, कुछ कर दो, आप देखोगे उसकी वैल्यूज़ एक इंटरवल -1 से 1 के बीच में डिपेंड करती रहेगी, ठीक है। तो ये नहीं है ऑन टू, नॉट ऑन टू। अगला फंक्शन इंटीजर से रियल नंबर्स तक। आप कहोगे मैम अभी तो हमने किया था, ये तो ऑन टू फंक्शन था। ये ऑन टू था जब इंटीजर से इंटीजर्स तक जा रहे थे। इसकी वैल्यू सारी इंटीजर्स आएंगी। क्या इसकी वैल्यू कभी √2 आ सकती है, क्या इसकी वैल्यू कभी 1/2 आ सकती है? आप कोई इंटीजर में 1 जोड़ो, क्या वो 1/2 बन जाएगा? कभी कभी नहीं बनेगा। तो आप देखोगे इसकी जो रेंज आएगी एफ ऑफ जेड वो इंटीजर्स आएगी विच इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन दैट इज इक्वल टू रियल नंबर्स। तो ये बिल्कुल ऑन टू नहीं है। ओरली करें देखो हम क्वेश्चन, तो बिल्कुल मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करके आपको समझा सकती हूँ, पर क्या करना है ना, क्वेश्चन को जितनी जल्दी आप कर सको उतना बेटर है। अब रैशनल नंबर से रियल नंबर्स तक हम भेज रहे हैं एक फंक्शन। हमने क्या कहा, अब ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने इन जनरल फंक्शन डिफाइन कर दिया। जनरल फंक्शन मतलब हमने ये नहीं कहा कि ए बी सी क्या है, हमने कहा ए बी सी कोई भी रियल नंबर है, बस ए पॉजिटिव है और ये क्वाड्रेटिक हमने इक्वेशन दे दी, यानी कि पक्का पैराबोला बनेगा। और क्योंकि ए पॉजिटिव है तो कौन सा साइड पैराबोला बनेगा, पैराबोला की थोड़ी जानकारी अगर आपको हो, मैंने कहा ना जो भी जानकारी में कमी सब हम पूरी करेंगे ग्राफ वाले चैप्टर में, वो भी कराएंगे आपको। तो ये पैराबोला अपवर्ड फेसिंग होगा, हो सकता है इधर हो सकता है ऐसा अपवर्ड फेसिंग हो सकता है किसी और जगह ऐसे इस साइड अपवर्ड फेसिंग हो, पर पक्का अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, ये पक्की बात है, क्योंकि a > 0 है। अब जो पैराबोला है वो आपको भी और मुझे भी मालूम है कि अगर पैराबोला में डोमेन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर हैं तो पक्का हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट वो फेल करेगा, यानी कि 1/1 तो वो नहीं होगा। अब ऑन टू की बात करते हैं। आप देख लो पैराबोला जहाँ से स्टार्ट कर रहा है वहाँ से ऊपर की तो सारी वैल्यूज़ और रियल नंबर्स लेगा, पर इसके नीचे की ये जो नीचे की वैल्यूज़ है ये कौन लेगा, ये कभी नहीं अटेन कर पाएगा। जैसे कि ये x² का एग्जाम्पल लेते हैं, क्या x² की वैल्यू कभी भी -1 आएगी, कभी भी -100 आएगी? नहीं आएगी। ऐसे ही कोई भी यहाँ पे वैल्यूज़ आप ए और बी पुट करते जाओ, ये पक्का कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ रियल नंबर लाइन पे छोड़ेगा, तो इसकी रेंज कभी कोडोमेन के बराबर नहीं आएंगी। ये बिल्कुल कैसा नहीं है, बिल्कुल भी ऑन टू नहीं है। और लास्ट वाला क्या वो ऑन टू है, ये मैंने आपको जान के कहा था कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, क्योंकि मैंने इसमें सोचा था कि कोई ना कोई तो आप शायद सेलेक्ट कर लो, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। ये भी ऑन टू नहीं है। tan इनवर्स x रियल नंबर्स में कहाँ से कहाँ तक जा सकता है बताओ? tan इनवर्स x सारे रियल नंबर्स इसमें पुट करते जाओ तो tan इनवर्स x मैक्सिमम क्या वैल्यू लेगा, -π/2 से π/2 के बीच में। तो इसकी रेंज क्या आने वाली है, रेंज आ जाएगी -π/2 से π/2 के बीच में। और कोडोमेन में एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, ये π/2 है ना, तो एक तो एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, तो वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं होता तो ये पक्का बन जाता ऑन टू, तो वो हटा देते हैं। ये लास्ट में मैंने जान के ही कर्व करते करते स्क्वायर करा था ताकि आपको पता लगे। अब ये बिल्कुल ऑन टू फंक्शन है, सो दिस इज द ऑन टू फंक्शन, ठीक है। tan इनवर्स का ग्राफ याद है आप लोगों को? ग्राफ तो मैंने कहा ना, जितना ज़्यादा आपको ग्राफ याद होगा उतना क्वेश्चन बहुत आसानी से होता जाएगा। ऐसा कुछ ग्राफ होता है इसका, जो tan का ग्राफ होता है ना उसी को आप थोड़ा सा उसकी मिरर इमेज ले लो, ऐसा ग्राफ होता है। ये वाली वैल्यू जो होती है π/2 होती है, ये होती है -π/2, और इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में इस तरीके से ये शेप फॉर्म करता है tan इनवर्स x का ग्राफ। आप देखोगे बिल्कुल ये कैसा होता है, 1/1 भी होता है और ये ऑन टू भी होता है, ठीक है जी। तो ऑन टू सीख गए पक्का अच्छे से। फिर अगला डिफाइन करते हैं इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन किसे कहते हैं, वो फंक्शन जो ना तो ऑन टू हो उनको कह देंगे इनटू फंक्शन। मैंने कहा था ना इनटू ऑन टू से रिलेटेड है और मैनी 1/1 से, तो f फ्रॉम a to b विच इज़ नॉट ऑन टू इज इनटू, विच इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन इज इनटू फंक्शन। ईजी। तो इसके लिए तो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ऊपर ही हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। तो पहले 3 जो हमने काटे थे जो ऑन टू नहीं थे वो सारे कैसे फंक्शन है, ये इनटू फंक्शंस है, ये भी इनटू फंक्शन है, ये भी इनटू फंक्शन है।
तो ये भी इनटू फंक्शन है, ऑन टू तो नहीं है, ये भी इनटू फंक्शन है, ऑन टू नहीं है, और ये भी इनटू फंक्शन है। ठीक है, इजी। चलो, तो हम सीख गए 1 1, ऑन टू, मैनी वन, इनटू। अब सीखते हैं मेजर चीज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या चीज़ है? बाइजेक्टिव फंक्शन कहता है कि वो फंक्शन हूँ जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों है। तो f फ्रॉम a टू b इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का एक और नाम भी होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन भी इसको कह देते हैं, या फिर 1 1 एंड ऑन टू दोनों तो कह ही देते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन भी कह देते हैं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा है? f फ्रॉम a टू b इज बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। यानी कि इसमें डबल चेकिंग करनी है, 1 1 भी होना चाहिए फंक्शन और ऑन टू भी। चलो कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखते हैं, आपको बताना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं। ठीक है, f गोइंग फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x। f गोइंग फ्रॉम रियल नंबर्स टू -π/2 टू π/2। अभी ये फंक्शन हमने देखा भी था ताज़ा ताज़ा। f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। बताइए इनमें से कौन सा बाइजेक्टिव फंक्शन है, कौन सा नहीं है? एक दो एग्जाम्पल और लिख देते हैं। f गोइंग फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स, f ऑफ x इज इक्वल टू 5x² प्लस 6x प्लस 1 एंड f going from real numbers to -1 to 1 f(x) defined as mod of sin x। चलो बताओ, तो आप इसमें ग्राफिकली सोच सकते हो, जैसे सोचना है वैसे सोचो, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलो मैं कुछ आपको ग्राफ से सिखा देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी अपना हो जाए, क्योंकि ग्राफ से हमेशा बेस्ट अप्रोच होती है। अब आपको जो मेथड लगे आप वो लगाओ, समझ गए ना? क्योंकि आपको हमने सारे मेथड सिखा लिए, अब आप आज़ाद हो, आपका जो मेथड मन करे आप वो मेथड लगाओ। आप आंसर भी किसी मेथड से दे सकते हो। चलो करते हैं डिस्कस। f(x) इज इक्वल टू एक्स, आपको मालूम है ये बनेगी, ये y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन। अब आप देखोगे ये 1 1 तो है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हमें पता है 1 1 बनेगा, और ये ऑन टू भी है क्योंकि ये सारे रियल नंबर्स कवर कर लेगा। तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, देयरफॉर दिस इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव कह लो या इन्वर्टेबल कह लो, इन्वर्टेबल फंक्शन है या बाइजेक्टिव फंक्शन है। सेकेंड, tan इनवर्स x, हमने अभी देखा इसका ग्राफ कैसा होता है। ये दो लाइंस हम अगर बना दे, एक बना दे y इज इक्वल टू π/2 और एक y इज इक्वल टू -π/2, उसके बीच में इसका ग्राफ लाई करता है इस तरीके से। ये दोनों लाइंस को टच नहीं करता, उनके बहुत पास पास चलता रहता है, बस ऐसा एक ग्राफ होता है। और आप देखोगे ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी पास करेगा, 1 1 है, और ऑन टू भी आप देख लो सारी ही एलिमेंट्स ले लेगा, तो ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब ये वाला नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक ढा रहा है, और ये कैसे आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा पैराबोला टाइप का, ये पैराबोला को पॉइंट से ब्रेक कर रहा है हमने, इस टाइप का ग्राफ है। आप देखोगे पॉइंट से ब्रेक होने से डोमेन के सारे पॉइंट से वैल्यू लेकर इतने सारे को डोमेन के पॉइंट छोड़ रहे हैं। तो ये 1 1 तो है पर ये ऑन टू नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है ना? इसी तरीके से इसके बारे में बताओ, मॉड ऑफ साइन एक्स। अच्छा क्वेश्चन। अब साइन एक्स का ग्राफ आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था। अब मॉड ऑफ साइन एक्स क्या है? जहाँ जहाँ साइन पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, जहाँ पे नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो। अब इसके बाद साइन नीचे जाता है ना, तो ये नीचे वाला बल्ज वापस ऊपर ही बना दो, बस ये हो गया मॉड ऑफ साइन एक्स। तो मॉड ऑफ साइन एक्स में क्या हुआ, जो वैल्यूज़ हैं वो सारी कैसे आ गई, ऊपर आ गई, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी ना कोई भी, एंड सो ऑन, ग्राफ चलता रहेगा। तो एफ पाई पर 2π पर जो ज़ीरो होता है वो तो एज इट इज़ बरकरार है, -π 2π, बस फ़र्क क्या पड़ा, अब उसकी वैल्यू सिर्फ 0 और 1 के बीच में आएंगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम 0। यानी कि आपने देखा अभी 1 1 है क्या? नहीं, ये 1 1 तो नहीं है, क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज इसकी रिपीट करेंगी। ऑन टू है? ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में वैल्यूज़ लेगा, बस -1 से 0 के बीच की वैल्यूज तो सारी छूटेंगी। तो ये ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, देयरफॉर दिस इज़ नॉट बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव भी अच्छे से समझ में आ गया पक्का? वेरी गुड। तो हमने फंक्शंस पढ़ लिया और टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ लिया बहुत अच्छे से। मेरे को लगता है इसमें कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ फंक्शंस। अब नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम अ सेट
ए टू बी कितने होते हैं? इट इज़ गिवन बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। जैसे कि मैं कहूँ आपको बताने नंबर ऑफ फंक्शंस 1 2 से लेकर 3 4 5 तक, तो कितने फंक्शंस आ जाएंगे? तो नंबर ऑफ सच फंक्शंस एफ इज़ पॉसिबल कितने आ जाएंगे? कितने पॉसिबल हैं? जितनी इसकी कोडोमेन की कार्डिनैलिटी है 3 रेज टू द पावर कितनी डोमेन की कार्डिनैलिटी है 2, दैट इज़ 9 फंक्शंस आप बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है IIT JEE का भी और शायद से DSSB का भी। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B which are not functions। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस काउंट करना स्टार्टिंग में सिखाया था और नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट करना सिखा दिया। अब ऐसे कौन से रिलेशन है जो फंक्शन नहीं होंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में से टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस कर दो। बहुत इजी है, पर इतनी इजी सी बात बच्चों को उस टाइम पे याद नहीं आती है, इसलिए अभी फॉर्मूले की तरह बता दिए ताकि भूलो ना। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस माइनस टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। लिख दूँ ये क्या लिखा है? ये भी लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B माइनस टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A to B। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल की तो क्या ज़रूरत है, डायरेक्टली आपको बस नंबर लगाना होगा और कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, एक और बात, अगर आपसे कोई कि नंबर ऑफ फंक्शंस ऐसे काउंट कर लो जो 1 1 है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस निकाल के दिखा दो जी। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस एफ फ्रॉम A to B कितने आएंगे? इट इज़ गिवन बाय, परम्यूटेशंस आती हैं, बस परम्यूटेशन ही लगानी है, NPM, दैट इज़ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। ठीक है, और 0 बताओ कौन से केस में? अब अगर जो कोडोमेन है इसमें मान लेते हैं कि A में कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें मान लेते हैं कि A में एलिमेंट्स हैं m और मान लेते हैं कोडोमेन B में एलिमेंट्स हैं n। अगर कोडोमेन में जो एलिमेंट्स हैं वो m जो डोमेन में एलिमेंट्स है उससे कम हो जाए तो क्या 1 1 फंक्शन बन पाएगा? तो फंक्शन ही नहीं बन पाएगा, तो उस केस में 1 1 फंक्शंस 0 मिलेंगे। ठीक है ना, तो अगर n इज़ लेस देन m तो 1 1 फंक्शन कोई नहीं मिलेगा, पर अगर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m तो 1 1 फंक्शन मिलेंगे, और कितने मिलेंगे? NPM से हम उसे दे देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम ऑन टू फंक्शंस भी काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस f फ्रॉम A to B, A की कार्डिनैलिटी वही मान के चलो है ना, सच दैट कार्डिनैलिटी ऑफ A इज़ m एंड कार्डिनैलिटी ऑफ B इज़ n। कितने आएंगे ऑन टू फंक्शंस? इसके लिए भी फॉर्मूला है और वही 2 केसेस हैं, एक केस में 0 और एक केस में फॉर्मूला। 0 कब? अब ऑन टू कब नहीं बन पाएंगे? जब डोमेन में क्या हो? कम एलिमेंट्स हो। अब डोमेन में कम एलिमेंट्स हैं तो सारे कवर ही नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो? क्योंकि फिर एक एलिमेंट को 2 पे जाना पड़ेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, फिर तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो अगर डोमेन में कम एलिमेंट्स है तो पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर डोमेन में बराबर एलिमेंट्स हैं या ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो ऑन टू फंक्शन बन जाएंगे। एंड देन इट इज़ गिवन बाय अ फॉर्मूला समेशन r गोइंग फ्रॉम 0 to n माइनस 1 NCR माइनस 1 रेज़ टू द पावर r और n माइनस r रेज़ टू द पावर m। इस तरीके से इस फॉर्मूला में आप डालोगे तो आपके पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आ जाएंगे। वैसे ये नहीं पूछता है, पर फिर भी मैं कोई चीज़ छोड़ती नहीं हूँ। 1 1 निकाल लोगे आप आसानी से, ऑन टू निकालोगे। अब नंबर ऑफ इनटू का तो कैसे निकालोगे? आपको बोला है 1 1 सीख गए तो इनटू का सब सीख गए। अब नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ ऑन टू नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। तो टोटल फंक्शन कितने होते हैं? B की कार्डिनैलिटी रेज़ टू पावर A की कार्डिनैलिटी यानी कि n रेज़ टू पावर m माइनस ये जितने भी हैं। ठीक है ना, इस पूरे का नाम मैं कुछ रख देती हूँ, A रख दूँ क्या? तो n रेज़ पर m माइनस ए। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अगर आप चाहो तो इसको भी हम इंडक्टिवली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, ये देखो n रेज़ पर m 2 तरीके से डिफाइन कर देते हैं, माइनस NPM जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m है, या फिर n रेज़ पर m माइनस 0 व्हेन n इज़ लेस देन m। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूँ अब नंबर ऑफ इनटू फंक्शन बता दो तो ऑन टू की हेल्प से आप वो भी बता सकते हो। नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस f फ्रॉम A to B कितने आ जाएंगे? टोटल फंक्शन में से ऑन टू माइनस कर दो तो n रेज़ पर m माइनस
summation r going from 0 to n minus 1 n c r minus 1 raised per r n minus r raised per m such that m is greater than equal to n and n raised per m such that m is less than n। ठीक है, और नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कोई आपको काउंट करने को कहे तो होता है n फैक्टोरियल। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, बाइजेक्टिव फंक्शन सिर्फ तब पॉसिबल होते हैं जब दोनों सेट्स की कार्डिनैलिटी बराबर हो। f फ्रॉम a टू b ये सिर्फ तभी पॉसिबल है इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अगर कार्डिनैलिटी ऑफ a बराबर है कार्डिनैलिटी ऑफ b के एंड दोनों ही n है। अदरवाइज ज़ीरो अगर कार्डिनैलिटी ऑफ a और b बराबर नहीं है तो कोई बाइजेक्टिव फंक्शन मिल ही नहीं सकता, पक्की बात है। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन मिले, 1 और 2 फंक्शन मिले, इसके लिए ज़रूरी बात है कि दोनों सेट्स की कार्डिनैलिटी, दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हों, सेम हो। तो ये जो लास्ट में आपको कुछ फॉर्मूले बताएं ये तो डायरेक्ट हैं, आप लगा सकते हो, है ना। तो इसलिए इनको लास्ट में बता दें कि इसलिए तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, इस पर कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल फॉर्मूला याद करने, 2-3 बार इसको लिख कर देख लो, लगा के देख लो, बस इतनी सी बात है। पर स्टार्टिंग का जो कंसेप्ट था उसको हमने आसानी से धीरे धीरे प्यार से बिल्ड करा। तो हमने नंबर ऑफ फंक्शन सीख लिया, फंक्शन सीख लिया, टाइप्स ऑफ फंक्शन सीख लिया, जितनी भी ज़रूरी बात थी फंक्शन के बारे में जो आपको इन 3 स्पेशल एग्ज़ाम्स IIT JEE टेट और DSSB के लिए जाननी ज़रूरी थी, वो सब हमने कवर कर लिया। तो इस एक लेक्चर में हमने पूरा फंक्शंस कंप्लीट करने की कोशिश करी है। क्या आप सभी को सब समझ में आया? कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं बिना कोई परेशानी के या हिचक के। अदरवाइज़ हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। अगर आपको समझ में आया और आपको लगता है कि ये लेक्चर आपको हेल्प कर रहा है तो बिल्कुल इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फ्यूचर का कोई भी अच्छा लेक्चर मिस ना करें। हम हर रोज़ ऐसे ही बहुत मेहनत करने वाले हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत आसानी हो, आप बहुत अच्छे से अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, अच्छे से मैथमेटिक्स सीखो और अच्छे नंबरों से पास करो और बिल्कुल कट ऑफ क्लियर करो अच्छी रैंक से। और आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकते तो बिल्कुल शेयर करो। आपका शेयर करना, लाइक करना, पॉजिटिव अप्रिसिएशन वाले कमेंट्स करना, ये सब हमें बहुत मोटिवेट करता है। हमें लगता है जो हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल उसका कोई फ़ायदा हो रहा है and it's going in the good direction. So thank you so much once again. Thank you for being a part of Trip Bohemia family and I'm Ishika. Thank you so much. मिलते हैं दोबारा and next session में हम डिस्कस करेंगे बायनॉमियल थ्योरम। ओके, बाय बाय।